लेक्चर में हम लोग PT 365 2025 की मैगजीन सोशल इश्यूज को कवर करेंगे। ऑलरेडी जितनी PT की 2025 की मैगजीन आई हैं उसको हम कवर कर चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन वॉच। सबसे पहले टॉपिक में देखेंगे न्यूज, टॉपिक है इश्यूज एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू वुमेन। न्यूज है वुमेन लेड डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ सर्टन मेंबर्स, जैसे मान के चले 20-25 मेंबर एक साथ आते हैं अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए। और फिर जैसे जानिए कि जैसे कमेटी डलती है, पैसा अपना एक साथ जमा कर दिया, फिर उस कॉमन पैसे को एक बंदे ने अगर यूज करना है, कुछ बिजनेस खोलना है, तो उसको वो लेंड करके दे दिया कॉमन पैसा। और अगर कम पैसा, कॉमन पैसा कम पड़ रहा है तो बाद में इनके साथ बैंक्स एसोसिएट हो जाते हैं, वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं एक्स्ट्रा वाला जो चाहिए होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे अपनी एक दूसरे की मदद करते हैं कलेक्टिव तरीके से। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 11 लाख नई लखपति दीदीज को महाराष्ट्र के एक फंक्शन में फेलिसिटेट किया गया। लखपति दीदी इनिशिएटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ता हुआ इनिशिएटिव ही है। इसी मौके पे प्राइम मिनिस्टर ने एक रिवॉल्विंग फंड 2500 करोड़ का जो है वो भी रिलीज किया। रिवॉल्विंग फंड का मतलब एक परमानेंट फंडिंग का मैकेनिज्म होगा। मतलब कभी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जब लैंडिंग हो रही है, पैसा दिया जा रहा है क्रेडिट के तौर पे, वो रुकना नहीं चाहिए वो प्रोसेस, या पैसा कभी कमी की वजह से रुक नहीं जाना चाहिए। तो ये रिवॉल्विंग फंड हमेशा एक परमानेंट फंड देगा उनको, ताकि इंटरनल लैंडिंग का प्रोसेस हमेशा एक्सलरेट होता रहे, चलता रहे। क्योंकि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स अच्छे से क्रेडिट एक दूसरे को दे पाएंगे, अच्छे से लैंडिंग कर पाएंगे पैसे की, तो नए नए बिजनेस खुलेंगे, नए नए इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। लखपति दीदी इनिशिएटिव 2023 में आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था 3 करोड़ लखपति दीदीज बनाना। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ही पार्ट है। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत लॉन्च की गई थी। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे मेन फोकस कर रहे हैं इन द रूरल एरिया। लखपति दीदी का मतलब कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर होंगी और ये साल का 1 लाख रुपया अर्न करती होंगी। 4 बिजनेस साइकिल में इनका पैसा कैलकुलेट किया जाएगा और एवरेज इनकी जो मंथली इनकम है वो 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसा मैंने आपको बताया, सेल्फ गवर्न, पीयर कंट्रोल्ड और इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है। 20 मेंबर्स तक का, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये अपनी सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के चलते एक साथ आते हैं, कॉमन पर्पस को सर्व करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिलता है लखपति दीदी स्कीम को? जैसा हमने देखा, रिवॉल्विंग फंड के थ्रू, फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, फिर बैंक भी कई बार लोन देता है जो कि कोलैटरल फ्री होता है, जिसमें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। इंटरेस्ट सबवेंशन या इंटरेस्ट में रियायत भी दी जाती है। जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स के पास जनधन के अकाउंट है, उनको उस अकाउंट से 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट करने की भी फैसिलिटी मिलती है, भले अकाउंट में पैसा हो ना हो। ठीक है। विमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड भी जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म तक का डेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है विमेन एंटरप्रेन्योर को। वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड जो है ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। ये भी रिवॉल्विंग फंड ही होता है, लेकिन एक्चुअल में विलेज ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये फंड तब देती है जब किसी तरीके की कोई आपदा या फिर वल्नरेबिलिटी दिखती है। वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए फंड लॉन्च किया जाता है, जैसे फूड इनसिक्योरिटी, हेल्थ रिस्क, हॉस्पिटलाइजेशन, नेचुरल कैलेमिटी। ये सब कुछ वल्नरेबिलिटी को एड्रेस तब करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स या फिर कंप्लीटली सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब बात करते हैं कौन से मेजर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए लिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना लाई गई थी, जिसके तहत स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है, आजीविका रजिस्टर है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक के साथ लिंक कर दिया गया है, नाबार्ड के द्वारा लिंक किया गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया है इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ताकि इनको ज्यादा फंडिंग दी जा सके डिफरेंट सोर्सेज से। सारस कलेक्शन में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, उन प्रोडक्ट को गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एग्जिबिट करती है, यानी उनका एग्जीबिशन भी लगाती है। और रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लोग हैं उनके प्रोडक्ट को मार्केट का एक्सेस भी देती है, गवर्नमेंट बायर्स भी देती है उनको खरीदने के लिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 की बात करें तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली है। ये रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बेसिस पे निकाली जाती है। ये इंडेक्स दरअसल 14 इंडिकेटर्स और 4 डायमेंशन में असेसमेंट करता है। 4 आपके डायमेंशन कौन से हैं? देखिए, देखा जाएगा हर एक कंट्री में कि विमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कितनी है, उनके पास एजुकेशन की डिग्री कौन सी है, हेल्थ और सर्वाइवल रेट कितना है, वो पॉलिटिकली कितनी इंपावर है। इसी से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकलता है। अब ग्लोबल लेवल पे ही आपका अगर रिपोर्ट देखा जाए तो इस रिपोर्ट में 3 कंट्रीज ने टॉप किया है, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। और 68.5% तक जो गैप है ग्लोबल जेंडर गैप वो कम हो चुका है। हेल्थ के सेक्टर में काफी ज्यादा जेंडर गैप क्लोज हुआ है या कम हुआ है। एजुकेशन में भी 94.9% तक क्लोज हुआ है। करंट रेट अगर चलता रहा तो 134 साल लगेंगे जेंडर इक्वालिटी क्रिएट करने में। इंडिया का रैंक 129 है, लास्ट ईयर में 127 था।
इंडिया बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान से पीछे है। अगर देखा जाए तो इंडिया में एजुकेशन के मामले में और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में विमेन और मेन के बीच में बहुत सारी इनइक्वालिटी है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 की बात करेंगे। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च करी है अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 का पार्ट बना के। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ना 2023-24 की, उसका नाम है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड। अगर ये स्कोर देखा जाए ना तो GII यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में अगर स्कोर 0 है तो मतलब कंप्लीट इक्वालिटी है विमेन और मेन में। अगर स्कोर 1 है तो इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है। जितना स्कोर कम होगा उतनी इनइक्वालिटी कम होगी जेंडर्स में। इंडिया का स्कोर 108 है, लास्ट ईयर 122 था, मतलब 2021 में 122वां रैंक था, 2022 में इंडिया का 108 हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ने पिछले साल के कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है। अब पिछला साल यहाँ पे आप ये मत कंसिडर कीजिए कि 2024 में रेफर कर रही हूँ, जहां पे मतलब लेटेस्ट में हमारे पास 2022 की रिपोर्ट है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं पिछला साल आपको यहाँ पे बोल रही हूँ। टॉप 3 कंट्रीज डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। अब जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स को फीमेल जेंडर इंडेक्स और मेल जेंडर इंडेक्स दो में कैटेगराइज किया जाता है। फीमेल जेंडर इंडेक्स को मापने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स, फिर फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स, फिर उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें देखा जाता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कितना है, मतलब जो माएँ जन्म देती हैं बच्चों को उनमें मृत्यु दर कितना है, फिर एडोलेसेंट बर्थ रेट कितना है, यानी 18 से कम उम्र की कितनी बच्चियां हैं जो माँ बन जाती हैं। उसके बाद फीमेल इंपावरमेंट इंडेक्स में देखा जाता है कि फीमेल पॉपुलेशन के पास कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जिसके पास सेकेंडरी एजुकेशन है, कितनी ऐसी फीमेल है जो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स में देखते हैं कि कितनी ऐसी फीमेल है जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं। मेल जेंडर इंडेक्स 2 पैमानों में मापा जाता है। मेल इंपावरमेंट इंडेक्स जिसमें देखा जाता है कि कितनी मेल पॉपुलेशन के पास सेकेंडरी एजुकेशन है और कितनों के पास पार्लियामेंट्री सीट है। लेबर मार्केट में देखा जाता है कितने मेल जो है वो लेबर फोर्स में एक्टिव है। रिलेटेड न्यूज में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इन इक्विटी एंड इक्वालिटी की बात करेंगे। ये गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, कलेक्टिव इनिशिएटिव, जिसमें एक गुड प्रैक्टिस नॉलेज शेयरिंग लाई जाएगी ताकि वुमेन का हेल्थ एजुकेशन और एंटरप्राइज डेवलप किया जा सके। दरअसल इसको लॉन्च किया गया था WEF और इंडिया के द्वारा डेवोस 2024 में। ये इसको लॉन्च करने का जो इंस्पिरेशन है वो G20 लीडर्स डिक्लेरेशन के थ्रू आया था। इस इनिशिएटिव को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में CIA सेंटर फॉर वुमेन एंड लीडरशिप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एक नेटवर्क पार्टनर के तौर पे इसमें जुड़े हुए हैं और इन्वेस्ट इंडिया जो है वो इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो है फिर से न्यूज में आया। रिसेंटली जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने बोला है कि ये जो सेक्सुअल हरासमेंट इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी वुमेन आई थी जिन्होंने कहा था कि हमारे साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। तो दरअसल ये एक्ट है 2013 का जिसको पॉश एक्ट कहते हैं, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट के इंसिडेंट को वर्क प्लेस पे रोकने की बात की गई है और बताया गया है कि कैसे कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं अगर ऐसा हरासमेंट होता है। सेक्सुअल हरासमेंट की टर्म डिफाइन की गई है और ये इस हिसाब से डिफाइन की गई है जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशाखा जजमेंट या विशाखा गाइडलाइन पे सेक्सुअल हरासमेंट के टर्म को डिफाइन किया था। कंप्लेंट कमेटी होती है इसमें, जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस में। एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, एक लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वहां सेटअप की जाती है जहां पे 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, तो किसी ब्रांच ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में ये सेटअप होती है। इसकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की, ये वुमेन होती है जो सीनियर लेवल की होती है। मेंबर्स जो है वो 2 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब इंप्लॉइज ही होंगे और 2 इंप्लॉइज तो पक्का इसके मेंबर्स होंगे। साथ में टोटल जितने भी मेंबर हैं उनमें से हाफ मेंबर तो वुमेन एटलीस्ट होनी ही चाहिए। एक्सटर्नल मेंबर में NGO वगैरह जो है वो शामिल होते हैं कई बार। मैक्सिमम टेन्योर इसका 3 साल का होता है। मिनिमम में जो 3 मेंबर हैं ICC के इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो इंक्वायरी के लिए प्रेजेंट होने चाहिए। लोकल कंप्लेंट कमेटी अब कहाँ बनाई जाएगी? अब वो सेक्टर जहां पे 10 से कम एम्प्लॉय हैं, क्या वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट एड्रेस नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। उसके लिए लोकल कंप्लेंट कमेटी है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बनाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ही। और ध्यान रखिएगा जैसे ICC है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है एम्प्लॉयर के खिलाफ, है ना। 1 सेकेंड। हाँ, आप ऐसे समझिए कि जहां पे ICC को सेटअप नहीं किया जा सकता है एम्प्लॉयर के खिलाफ, क्योंकि ICC वहां सेटअप होगी जहां पे 10 से ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं। जहां पे ICC नहीं बनाई जा सकती है वहां पे लोकल कंप्लेंट कमेटी में सीधा जाके सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट रेज की जा सकती है। पावर की बात करें तो इनके पास, दोनों कमेटीज के पास सिविल कोड का पावर होता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के चलते ही इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। कुछ और इनिशिएटिव प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर लिए गए हैं, जैसे विशाखा गाइडलाइन 97 में सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी। ये राजस्थान का
केस था, इसमें साफ बोला था कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट होगा, इसके खिलाफ क्या करना चाहिए। फिर शी बॉक्स नाम का इनिशिएटिव है जिसमें ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है। अगर किसी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है वर्क प्लेस में, कहीं भी हुआ है, यहाँ पे कंप्लेंट डाली जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में चैप्टर 5 बोलता है कि विमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसको कैसे डील करना है। फिर कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो है ये 93 में इंडिया ने रेटिफाई की थी। ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट का ही हिस्सा है जिसमें वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इसकी बात की गई है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है उसको दोबारा से रिटीरेट किया है और ये कहा है कि हर एक औरत पे ये लागू होगा। ये डिपेंड नहीं करता कि वो औरत किस धर्म से बिलोंग करती है, क्या उसका सोशल बैकग्राउंड है। अगर उसके साथ डोमेस्टिक अब्यूज हुआ है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात करें तो ये आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेता है और साथ में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पर्टिकुलरली बनाया गया ताकि विमेन के खिलाफ किसी भी तरीके का अत्याचार जो है वो रोका जा सके। अब आर्टिकल 15 जो है उसका थर्ड सब क्लॉज जो है वो हमें ये कहता है कि लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। तो इसी को यूज करके ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, किसी भी तरीके का, इवन इकोनॉमिक अब्यूज भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। हर एक विमेन, चाहे वो माँ है, बहन है, बीवी है, विधवा है, पार्टनर है, आपके साथ अगर हाउस होल्ड में रह रही है, उसके खिलाफ किसी भी तरीके का अत्याचार होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में डाला जाएगा। और एक चाइल्ड अगर है ना तो वो चाइल्ड भी डाला जा सकता है डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में अगर उसके साथ भी अत्याचार होता है। अब ये कंप्लेंट कैसे फाइल की जाती है? देखिए, ये कंप्लेंट उस पर्सन के खिलाफ रेज की जा सकती है अगर वो उस औरत के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप को मिसयूज करके उस पर अत्याचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में हिराल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम के केस में ये बोला था कि जो एडल्ट मेल वर्ड है उसको हटा देना चाहिए इस एक्ट में से। एडल्ट मेल की जगह पर्सन वर्ड यूज किया गया है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक औरत के खिलाफ जो अत्याचार करेगा या डोमेस्टिक वायलेंस करेगा वो एक मेल कैंडिडेट ही होगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई फीमेल कैंडिडेट भी फीमेल के खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज कर रही हो। तो इसीलिए एडल्ट मेल की जगह पर्सन के वर्ड को यूज किया गया है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो, कॉमन हाउस होल्ड शेयर कर रहे हो और तब आपके साथ कोई अत्याचार होता है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में माना जाएगा। और रिलेटिव मेल और फीमेल कोई भी हो ऑफ अ हस्बैंड ऑफ अ मेल पार्टनर, उसको भी मतलब उसके खिलाफ भी कंप्लेंट जो है वो इस एक्ट के तहत रजिस्टर की जा सकती है। इसके लिए अभी देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि केवल सिविल रेमेडीज जो है, मैरिटल रेप अगर होता है तो उसके लिए सिविल रेमेडीज दी गई हैं। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, मतलब क्रिमिनल एक्ट में नहीं डाला गया है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो मैरिटल रेप के चलते जारी नहीं की जा सकती हैं अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कुछ और प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 85 और 86 जो है वो वुमेन के इश्यूज जो है क्रुएल्टी के उनको डिफाइन करता है। फिर सेक्शन 498A जो है आईपीसी का, जो 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसने बात की है कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस को एड्रेस किया जा सकता है। अबॉर्शन की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर आर्टिकल 142 के तहत यूज की। इसको यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की एक माइनर रेप सर्वाइवर थी, उसको बोला कि अगर आपको 24 वीक की प्रेगनेंसी से ज्यादा का टाइम भी हो चुका है तब भी आप अबॉर्शन कर सकते हो। देखिए, दरअसल अबॉर्शन में क्लॉज दिया गया है कि 24 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है ना उसको अबॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशन चाहिए, परमिशन चाहिए। यहाँ पे 24 वीक के बाद की भी प्रेगनेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अबॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 साल की बच्ची थी जो रेप सर्वाइवर थी और वो प्रेग्नेंट थी। लीगल फ्रेमवर्क अगर देखा जाए अबॉर्शन का इंडिया के अंदर तो सेक्शन 88 से लेकर 92 जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, वो बात करता है कि कैसे विमेन के मिसकैरेज जो है उनके क्या क्या प्रावधान है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया था जिसमें सर्टेन प्रेगनेंसीज जो है उनको कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है उसकी बात की गई है। फिर अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट का 2021 में और टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया कि कितने लंबे समय तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है। अब देखिए, कुछ कुछ जगह पे प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड को लेकर बताया गया है कि कहाँ कहाँ परमिशन है अबॉर्ट करने की खुद से, कहाँ कहाँ परमिशन किसी और का चाहिए होगा अगर अबॉर्ट करना है तो देखिए
मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू सर्टन पीरियड्स। मतलब अगर 20 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर के ओपिनियन से आप टर्मिनेशन कर सकते हो या अबॉर्शन कर सकते हो। अगर 20 से 24 वीक तक का प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। फिर उसके बाद अगर बियॉन्ड 24 वीक चलेगी प्रेगनेंसी तो उसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन होगा। मतलब उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा स्टेट्स के द्वारा, उस मेडिकल बोर्ड का परमिशन लगेगा। वो मेडिकल बोर्ड ये चेक करेगा कि जो फीटस है क्या वो एबनॉर्मल है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हटानी पड़ेगी, क्या उस फीटस की वजह से माँ को खतरा हो सकता है प्रेगनेंसी हटानी पड़ेगी। और जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस कंसिडर किया कि वो माइनर रेप सर्वाइवर थी तो उसके केस में बोला गया कि आप टर्मिनेट कर सकते हो इवन इफ द प्रेगनेंसी इज बियॉन्ड द 24 वीक्स। अब स्पेशल कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि 20 से 24 वीक के बीच में अगर प्रेगनेंसी है तभी आप अवॉर्ड कर सकते हो। अगर आप रेप सर्वाइवर हो, अगर मैरिटल स्टेटस चेंज हो रहा है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को रिस्क है, बच्चे में एबनॉर्मेलिटी का रिस्क देखा गया है, डिफरेंटली एबल वुमेन है, माइनर है और ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स में प्रेगनेंसी जो है वो दी गई है या फिर डिजास्टर की वजह से प्रेगनेंसी हुई है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एमटीपी का जो मेन पर्पस है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट का जो मेन पर्पस है वो ये है कि इसमें जो रेप का जो मीनिंग है उसमें मैरिटल रेप को भी शामिल किया गया कि मैरिटल रेप करके प्रेग्नेंट कर दिया गया तो भी आप अबॉर्शन का वो रखते हो, अधिकार रखते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन को अप टू 24 वीक तक एक्सटेंड कर दिया है अनमेरिड और सिंगल वुमेन के लिए। सरोगेसी की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा कि सरोगेसी के 2024 के जो रूल हैं वो अब लागू होंगे 2022 की जगह। देखिए सरोगेसी का मतलब क्या होता है कि एक औरत जो है वो किसी इंटेंडिंग कपल का या किसी मैरिड कपल का जो बच्चा है वो अपने गर्भ में धारण करती है और उस बच्चे को जन्म देती है। इंटेंडिंग कपल वो होगा जो कि खुद से अपना बच्चा जो है वो पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाते तो वो सरोगेसी का जो माध्यम है उसको यूज करते हैं। मतलब इंटेंडिंग कपल यहाँ पे जेस्टेशनल सरोगेसी यूज करता है। जेस्टेशनल सरोगेसी का मतलब कि सरोगेट मदर जो है वो बच्चे को अपने वुम में धारण करेगी या अपने वुम में बच्चे को कैरी करेगी और लेकिन वो उस बच्चे की बायोलॉजिकल मदर नहीं होगी क्योंकि उसने क्या किया, कपल का जो एम्ब्रियो था उसको अपने गर्भ में धारण किया, अपने वोम में उसको रखा, पर वो बायोलॉजिकल मदर नहीं है क्योंकि उसके पास सीधा फादर का जो स्पर्म है वो पुट नहीं किया गया उसके अंदर दोनों कपल का कंबाइंड एम्ब्रियो डाला गया है तो इसको फिर एक तरीके से बोल सकते हैं आप बायोलॉजिकल मदर नहीं माना जाएगा। जबकि जो ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है ना उसमें क्या किया जाता है कि फादर का जो स्पर्म होता है वो डायरेक्ट ही सरोगेट मदर को इंसेमिनेट किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बायोलॉजिकल रिलेशन जो है वो सरोगेट मदर का उस बच्चे के साथ बन जाता है तो वो बायोलॉजिकल मदर भी बन जाती है। अब टाइप्स ऑफ सरोगेसी कौन सी है? एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी जिसमें अगर कोई सरोगेट मदर है तो वो सरोगेट मदर बनने के लिए कोई पैसा नहीं लेती, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन नहीं लेती और केवल जो कपल होता है उसको उस औरत का सरोगेट मदर का मेडिकल एक्सपेंस और इंश्योरेंस कवरेज देखना होता है। कमर्शियल सरोगेसी जो है इसमें पैसा लेकर रिवॉर्ड लेकर बच्चे को अपने गर्भ में जो है सरोगेट मदर वो रखती है। गवर्नमेंट ने फॉरेन नेशनल्स के लिए सरोगेसी जो है वो 2015 के बाद से इंडिया में बंद कर दी है। सरोगेसी लॉ कौन से है इंडिया में? 2021 में देखिए सरोगेसी एक्ट आया था और उस एक्ट में साफ लिखा गया है कि केवल अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ही परमिट की जाएगी, कमर्शियल सरोगेसी के लिए पेनल्टी लगेगी, मतलब वो मना की गई है। नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड बनाया गया जो देखेगा कि एक्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है। सरोगेट चाइल्ड का जो अबॉर्शन है अगर वो करवाना है तो उसके लिए सरोगेट मदर का रिटन कंसेंट चाहिए होगा और एमटीपी एक्ट को फॉलो करता हुआ अबॉर्शन होना चाहिए। इंडियन वुमेन जो विडो है, डिवोर्सी है, 35 से 45 साल के बीच में आती है वो सरोगेसी को अवेल कर सकती है और लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस चाहिए। अब एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है सरोगेट मदर्स के लिए और इंटेंडिंग कपल्स के लिए अगर सरोगेसी अडॉप्ट करनी है? देखिए जो सरोगेट मदर है ना उसके पास पहली चीज तो वो मैरिड होनी चाहिए और खुद का बच्चा होना चाहिए और 25 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। कोई भी विमेन जो है वो एक ही बार सरोगेट मदर बन सकती है, उसके पास फिजिकल फिटनेस का, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी वो सरोगेट मदर बनेगी। अब कपल कौन सा है जिसको सरोगेसी अलाउ की जाएगी? अगर वो कपल 5 साल से मैरिड है, वाइफ 25 से 50 के बीच में है, हस्बैंड 26 से 55 के बीच में है और कपल का कोई भी लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए। लिविंग चाइल्ड का मतलब कि ना उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, ना कोई अडॉप्टेड बच्चा हो, ना ही पहले से कोई सरोगेट बच्चा हो और इसके अलावा अगर उनके पास बच्चा है लेकिन वो मेंटली और फिजिकली चैलेंज है तो उनको सरोगेसी परमिट की जा सकती है। साथ में कपल के पास एक एसेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड उनको देता है तभी वो सरोगेसी का प्रावधान आगे चल के पूरा करते हैं और वो सरोगेट मदर को जो कपल है वो 36 महीने का इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक्ट 2021 का जो है वो बोलता है कि किस तरीके से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के क्लिनिक्स और बैंक्स को वो करना है, रेगुलेट करना
करना है। अभी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब आईवीएफ आपने सुना होगा, जिससे सैरोगेसी की जाती है। तो ये टेक्नोलॉजीज जहां जहां फॉलो की जाती है उसको रेगुलेट और सुपरवाइज करने के लिए एक्ट लाया गया। फिर सैरोगेसी रूल्स लाए गए 2022 में, जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट बताए गए कि 3 से ज्यादा बार आप सैरोगेसी के अटेम्प्ट जो है उसको नहीं ले सकते। सैरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट के अमेंडमेंट रूल्स 2024 में लिखा गया कि जो सैरोगेसी होगी वो एग और स्पर्म के साथ भी अलाउ की जाएगी, लेकिन इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा। और जो चाइल्ड है वो एक ही बार आप इस प्रोसेस के थ्रू पैदा कर सकते हो। इसके अलावा ये भी बोला गया कि डोनर का जो गैमेट है उसको आप यूज नहीं कर सकते। ये रूल 7 ऑफ सैरोगेसी रूल्स 2022 में लिखा गया है। सिंगल वुमेन जो विडो है, डाइवोर्सी है, वो सैरोगेसी अगर कर रही है तो उसको सेल्फ एग या फिर डोनर का स्पर्म जो है वो यूज करने का प्रावधान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण मुथुवेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला था कि जो वुमेन है जिनमें मेयर रॉक्टेंसी कुट्सर हॉसर नाम का सिंड्रोम है, जिसको MRKS सिंड्रोम कहते हैं, वो भी सैरोगेसी अडॉप्ट कर सकती हैं और डोनर का एग यूज करके सैरोगेसी कर सकती हैं। देखिए ये ना एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है जिसमें फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वो बच्चे को धारण नहीं कर सकती हैं और इसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है। तो क्योंकि वो इनफर्टाइल हो जाती है, इसकी वजह से वो खुद का एग भी जनरेट नहीं कर सकती, तो डोनर का एग यूज करके फिर फादर का स्पर्म यूज करके बच्चा जो है वो पैदा किया जाता है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की बात करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जो है उनको भी मैटरनिटी बेनिफिट का अधिकार दिया जाएगा अंडर द 1961 एक्ट। अभी एक्ट क्या है, इसमें जो वुमेन वर्कर होंगी उनको पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी। 2017 का जो एक्ट था उसमें कुछ चेंजेस 2017 के एक्ट ने 1961 वाले में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे पहले जो पेड मैटरनिटी लीव मिलती थी वो 12 हफ्तों की थी, अब वो 26 हफ्तों की कर दी गई है। इसके अलावा 2 बच्चों के लिए लीव दी जाती है और जो 26 वीक्स हैं उसमें 8 वीक्स जो हैं वो एक तरीके से आप इकट्ठे तब ले सकते हो जब आपका डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो बिल्कुल पास आने वाला हो। नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग ही जो वर्क फ्रॉम होम है उसका प्रावधान भी दिया गया है। 12 वीक का जो एक्सटेंशन है मैटरनिटी बेनिफिट का वो मदर को और अडॉप्टिंग मदर्स को भी दिया जाता है, यानी कि अगर उन्होंने कमिश्निंग मदर्स और अडॉप्टिंग मदर दोनों को दिया जाता है, यानी कि जिनके पास बच्चा जिन्होंने अडॉप्ट किया और बच्चा 3 महीने से कम उम्र का है तो उसको उन मदर को 12 वीक का ये एक्सटेंशन जो है एक्ट के तहत मिलता है। चाइल्ड केयर लीव की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी औरत को आप चाइल्ड केयर लीव डिनाई कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और ये जारी किया गया क्योंकि ये आर्टिकल 15 के वायलेशन के अंतर्गत आता है। देखिए आर्टिकल 15 जो है वो वुमेन के राइट्स को, चिल्ड्रन के राइट को प्रोटेक्ट करता है और आर्टिकल 15 ये भी कहता है कि स्टेट जो है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो अगर आप वर्क प्लेस में सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो क्योंकि आप विमेन चाइल्ड केयर लीव नहीं दे रहे हो औरत को, तो फिर वो आर्टिकल 15 का वायलेशन माना जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट के प्रोविजन केवल सफिशिएंट नहीं है, चाइल्ड केयर लीव जो है वो डिफरेंट माना गया है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो जो आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 है उसका रूल 43C जो है वो ये कहता है कि 2 साल तक का चाइल्ड केयर लीव जो है वो फीमेल एम्प्लॉइज को और सिंगल मेल पेरेंट्स को दिया जा सकता है और ये 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन की केयर के लिए दिया जाएगा और वो बच्चे आपके 18 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए तभी आपको मिलेगा। कोई एज लिमिट नहीं दी गई है। डिसेबल्ड चाइल्ड की कैटेगरी में उसको उसकी केयर के लिए आप कभी भी ये लीव ले सकते हो और एक कैलेंडर ईयर या 1 साल कह लीजिए उसमें नॉट मोर देन 3 स्पेल, मतलब एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम आप 3 पोर्शन में ये लीव जो है वो ले सकते हो। जो सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 6 स्पेल का लीव जो है वो दिया जाता है एक कैलेंडर ईयर में। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अभी तक ये चाइल्ड केयर लीव के प्रावधान को एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रूलिंग है ये दी है। इश्यूज एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन में चाइल्ड लेबर की बात करेंगे। 25th एनिवर्सरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 182 की सेलिब्रेट की गई है। ये कन्वेंशन वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के बारे में बात करती है और इसमें डिफाइन किया गया है कि ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर क्या है और ये यूनिवर्सली रेटिफाइड कन्वेंशन है। इंडिया ने भी 2017 में इसको रेटिफाई किया था। इंडिया ने इसके अलावा कन्वेंशन नंबर 138 जो है उसको भी रेटिफाई किया है। 138 की कन्वेंशन मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करती है। देखिए इसके ऊपर यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है ये कन्वेंशन नंबर के ऊपर। अब बात करते हैं चाइल्ड लेबर की प्रेवलेंस के बारे में इंडिया में। तो देखिए सेंसस 2011 के हिसाब से 10.1 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो अभी भी हमारे एक तरीके से चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में
आते हैं, चाइल्ड लेबर उनसे करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम है चाइल्ड लेबर। एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड इंडस्ट्री और ढाबा वगैरह में खूब होता है। गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 24 बोलता है कि अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको किसी भी फैक्ट्री में, हैजर्डस ऑक्यूपेशन में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39 कहता है कि स्टेट को ऐसे मेजर्स लेने होंगे जिससे कि वो मेन, वुमेन और वर्कर्स के हेल्थ को अच्छे से इंश्योर कर सकें और बच्चों का अब्यूज जो है वो ना होने दें। लीगल फ्रेमवर्क में चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट जो है 2016 का वो लाया गया, जिसमें बोला गया कि अगर बच्चा 14 साल से कम उम्र का है तो किसी भी ऑक्यूपेशन में उसको आप काम नहीं दोगे। अगर वो 14 से 18 साल का है तो किसी हैजर्डस या खतरे वाली ऑक्यूपेशन में उसको काम नहीं दोगे। लेकिन एक्सेप्शन है, जैसे फैमिली एंटरप्राइज में बच्चा काम कर रहा है, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काम कर रहा है, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो फिर चाइल्ड लेबर वो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सर्कस में काम कर रहा है तो वो चाइल्ड लेबर माना जाएगा। कौन सी इंटरनेशनल इनिशिएटिव है चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए? टारगेट 8.7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बात करता है चाइल्ड लेबर को रोकने की 2025 तक कंप्लीटली एलिमिनेट करने की। फिर आईएलओ का इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है। यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, जो कि बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने की बात करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसको 1919 में क्रिएट किया गया था। जब आपका वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसके बाद ये बनाई गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद। और लीग ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम पे जिन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ये यूनाइटेड नेशन की सबसे पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1946 में इसको ये दर्जा दिया गया था। और यूनाइटेड नेशन की जो ट्राइपार्टाइट एजेंसी है उनमें से ये एक है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और वर्कर्स के साथ मिलकर काम करती है। ये सोशल जस्टिस, ह्यूमन और लेबर राइट को रिकॉग्नाइज करना, इन सब के लिए काम करती है। 187 मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर है 1919 से। आईएलओ को नोबेल पीस प्राइज 1969 में दिया गया था। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और राइट्स एट वर्क को भी डिक्लेयर करते हैं। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं कि कैसे एसोसिएशन बनाने का आपके पास फ्रीडम है, बार्गेनिंग का फ्रीडम है लेबर्स के पास, फिर फोर्स और कंपल्सरी लेबर नहीं कराया जा सकता, चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के एरिया में, सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इनकी, जैसे वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024 से 26 के बीच में, फिर रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 की जो आईएलओ ने इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर निकाली थी, आईएलओ की ग्लोबल एस्टिमेट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेट इन लेबर फोर्स। इंडिया और आईएलओ की अगर बात की जाए तो सबसे पहला प्रेपरेटरी एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस जो है 1947 में इन्होंने एड्रेस किया था। कुछ रेटिफाइड कन्वेंशन है, देखिए टोटल 8 कन्वेंशन है आईएलओ की, जिसमें से इंडिया ने जो है वो 6 आपकी रेटिफाई की हैं। जो नहीं रेटिफाई की उनके नाम ध्यान रख लीजिएगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन नंबर 87 और एक नंबर 98 राइट टू ऑर्गेनाइज द बार्गेनिंग कन्वेंशन। आगे बात करेंगे हम लोग चाइल्ड मैरिज इन इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इन द सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और इसमें बोला कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है उसको आप अपने पर्सनल लॉ और ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए किनारे नहीं लगा सकते। मतलब इस एक्ट को आपको फॉलो करना ही होगा। स्टेटस की बात करें ना अगर चाइल्ड मैरिज की, तो बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे अभी भी चाइल्ड मैरिज की जाती है, जैसे असम, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और 20 से 24 साल की औरतें जो हैं उनका जो शादी का प्रतिशत है वो 23.3% है। और मैक्सिमम औरतें अभी भी इतनी है जो कि 18 साल से कम की उम्र में जिनकी शादी कर दी जाती है। मैन का जो एज है ना वो 25 से 29 साल है जिसके बीच में उनकी शादी की जाती है। और कोई भी मैन ऐसा नहीं है जिसकी 21 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती हो। तो जो मैन की कैटेगरी है ना शादी करने की, वो अभी भी ऐसी है कि 21 से कम उम्र में किसी लड़के की शादी होती नहीं है, लेकिन 18 से कम उम्र में बहुत सारी लड़कियों की शादी हो जाती है। तो ये जो एक सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन है इसको एड्रेस करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। लीगल केसेस में देखा जाए तो चाइल्ड मैरिज एक्ट के जो केसेस हैं वो इंडिया के अंदर बढ़े हैं, 2017 के बाद से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब प्रोविजंस कौन से हैं इसको लेके? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी जो है उनको चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट करना होगा। स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स जो है वो बनानी होगी ताकि चाइल्ड मैरिज रोकी जा सके। जुडिशरी लेवल पे देखा जाए तो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अपने से एक्शन ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि कहीं भी स्टेट में उनके एरिया में चाइल्ड मैरिज चल रही है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं चाइल्ड मैरिज के केसेस को एड्रेस करने के लिए। फिर चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज इनिशिएटिव अडॉप्ट किया गया, जैसे ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज था ना स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ऐसे ही चाइल्ड मैरिज मुक्त गांव बनाने का प्रावधान लाया गया है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। 12वीं ग्रेड तक जो बच्चियां जाती हैं स्कूल में उनका अटेंडेंस जो है वो डिजिटल मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि देखा जा सके कि वो आती है रेगुलर। ऐसा तो नहीं है कि उनकी शादी कर दी गई हो। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था एज ऑफ कंसेंट को लेकर कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? सबसे पहले चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 शारदा एक्ट इसको कहते हैं, ये लाया गया जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 14 की गई, बच्चों की लड़कों की 18 कर दी गई। उसके बाद 2006
का जो एक्ट है उन्होंने लड़कों की एज कर दी 21, लड़कियों की कर दी 18। अब 2021 का अमेंडमेंट बिल आया है जो कि जय जेटली कमेटी की बात से आया है। इन्होंने ये कहा है कि लड़कियों की एज जो है ना वो भी 21 साल कर देंगे, यानी 21 से पहले लीगली तौर पे आप लड़कियों की शादी नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं पीसीएमए एक्ट जो है आपका 2006 उसकी। इसमें बोला गया है कि चाइल्ड मैरिज को रोकना है, साथ में विक्टिम को रिलीफ देना है। और चाइल्ड का डेफिनेशन ये है कि अगर मेल 21 साल से कम है, फीमेल 18 साल से कम है, अगर तब उनकी शादी की जा रही है तो उसको चाइल्ड मैरिज कहा जाएगा। चाइल्ड मैरिज जो है वो तभी अमान्य करार की जाती है अगर बच्चा जो है जिसको चूज किया गया शादी के लिए वो भी उसके लिए राजी हो, मतलब वो भी अपना जो एक तरीके से सेइंग है वो उसमें कहे, ठीक है। और बच्चा कह दे कि ये जो शादी है, ये जो मेरी शादी हुई है इसको मैं माने नहीं मानता, तो फिर चाइल्ड मैरिज को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है वो हर राज्य में अपॉइंट किए जाते हैं। ये चाइल्ड मैरिज को रोकते हैं, विक्टिम को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अथॉरिटीज भी बनाई गई हैं चाइल्ड मैरिज को रिपोर्ट करने के लिए, जैसे आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जा सकते हो। कौन कौन से पिटीशन है नलीफाई करने के लिए चाइल्ड मैरिज को? सबसे पहले तो जो भी अगर चाइल्ड मैरिज कर दी गई तो आप उसको 2 साल के अंतर्गत क्या करवा सकते हो, नलीफाई करवा सकते हो। आप उसको नहीं मानो, 2 साल के अंदर अंदर जाके बोल दो कि ये चाइल्ड मैरिज करवाई गई थी, मैं इस शादी को नहीं मानता हूं, तो फिर वो अमान्य करार कर दी जाएगी। कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसमें चाइल्ड मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड कोर्ट के द्वारा भी डिक्लेयर की जा सकती है। वो तब की जाएंगी जब मैरिज जो है वो आपकी उस एरिया में उस कंडीशन में की गई है जहां पे कंप्लीटली चाइल्ड मैरिज जो है उसके लिए ऑलरेडी ऑर्डर पास किया गया था कि आप उसको नहीं करोगे, तब भी कर दी गई। और फिर चाइल्ड से धोखे से आपने चाइल्ड की शादी करवा दी तब भी वो नल एंड वॉइड करार की जाएगी। अगर आपने बच्ची को खरीदा बेचा है उसके बाद शादी की है तो भी वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। अब पनिशमेंट की अगर बात की जाए तो चाइल्ड मैरिज के तहत अगर आप पकड़े गए तो उसमें कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस जो है उसको माना जाएगा। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल का मतलब कि पुलिस आएगी और सीधा आपको उठा के ले जाएगी, मतलब वारंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए पुलिस को पकड़ने के लिए आपको, ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन वेलेबल यानी बेल भी नहीं मिलेगा। पनिशेबल पर्संस में कौन कौन हो सकते हैं? वो जिन्होंने ये चाइल्ड मैरिज करवाई है और वो मेन जो कि 18 साल से ऊपर का है और वो बच्ची से शादी कर रहा है, बच्ची की उम्र जो है वो 18 से कम की है। साथ में अगर ऐसा लगता है कि चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करने के लिए कोई मेंबर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हिस्सा ले रही है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं रिलेटेड टू एज ऑफ कंसेंट, जैसे कि रुखमबाई केस 1884 का आया था। उन्होंने बोला था कि किस तरीके से वुमेन के जो राइट्स हैं वो इंश्योर करने पड़ेंगे ताकि उनकी शादी एक उम्र से पहले ना करवाई जा सके। फुलमोनी दासी केस आया 1889 में, जिसमें मैरिटल रेप और जो डेथ होता था माइनर गर्ल का उसको नोटिस में लाया गया। और फिर उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 निकाला गया, जिसमें बोला गया कि एज ऑफ कंसेंट जो है वो 12 साल का होगा, मतलब 12 साल से पहले आप किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं बना सकते माइनर गर्ल के साथ। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2017 में आया, जिसमें और एज जो है इंक्रीज कर दी गई इंटरकोर्स को लेकर अगर शादी हो भी जाती है उसके बावजूद भी। अब बात करते हैं अदर मेजर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में बच्चियों के प्रोटेक्शन के बारे में, बच्चों के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है ताकि मैरिज का रिस्क उनके ऊपर से हटाया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम लाएगी ताकि बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जा सके। फिर उनके नाम के सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जाते हैं ताकि चाइल्ड मैरिज ना की जाए, उनकी जल्दी शादी ना की जाए, क्योंकि ये जो अकाउंट होता है ना सुकन्या समृद्धि वाला, जब तक बच्ची 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक ये अकाउंट का जो पैसा है ना वो आप यूज नहीं कर सकते। ये इस कॉन्टेक्स्ट में अकाउंट खोला जाता है। तो इसीलिए जो माँ बाप होते हैं फिर अगर अकाउंट खोल दिया तो 18 से पहले शादी करते भी नहीं है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये लाया था इनिशिएटिव। नेशनल एक्शन प्लान टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज में कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि अर्ली मैरिज के क्या रिस्क हो सकते हैं वो बताए गए हैं। इमरजेंसी आउटरीच सर्विस में चाइल्ड लाइन इंट्रोड्यूस की गई है, सीधा नंबर पे कॉल कर सकते हो, उसके बाद बोल सकते हो कि आपके साथ ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है। 24/7 टेलीफोन इमरजेंसी सर्विस खोली गई है बच्चों के लिए। हिमाचल प्रदेश ने ऑलरेडी बिल पास कर दिया है कि वो बच्चियों की शादी 21 साल से कम उम्र में अपने राज्यों में नहीं होने देंगे। तो उन्होंने ऑलरेडी 18 से बढ़ाकर 21 साल की उम्र कर दी है कि इनके लिए फीमेल की मैरिज के लिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ थ्रू हिज मदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उस केस में उन्होंने बोला था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है और जुवेनाइल ने किया है तो जो भी असेसमेंट किया जाएगा उस क्राइम को लेकर कि क्या वो क्राइम हीनियस था क्या नहीं था, तो वो सारा असेसमेंट जो किया जाएगा वो एक्ट के हिसाब से किया जाना चाहिए। अब हाईलाइट क्या है जजमेंट के? सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट के लिए जो भी अपील जाना होगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास, वो चिल्ड्रन कोर्ट के थ्रू जाएगा। मतलब अगर आपको लगता है कि जुवेनाइल ने क्राइम किया है और वो काफी हीनियस क्राइम था
तो उसको लेकर आपको उसको लेकर अगर आपको असेसमेंट करना है तो वो असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन जो है वो सेशन कोड नहीं भेजेगा, चिल्ड्रन कोड भेजेगा, ठीक है। और 30 दिन का टाइम लिमिट होगा जिसमें आपको ये अपील करके एप्लीकेशन भेजना है। फिर 3 महीने का टाइम पीरियड दे दिया गया है जिसमें प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है वो कंप्लीट करना जो है बोला गया है कि इसको कंप्लीट करना है। लेकिन ये कहा गया है कि मैंडेटरी नहीं है कि 3 महीने में करो, आप ज्यादा टाइम भी ले सकते हो। जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट की अगर बात करें 2015 की, तो इसमें बच्चा किस पर्सन को बोला गया है जिसने 18 साल की एज अभी कंप्लीट नहीं की है। 2015 में इसी में बोल दिया गया कि अगर बच्चा 16 से 18 साल के बीच का है लेकिन उसने बहुत हीनियस ऑफेंस किया, जैसे निर्भया रेप केस हुआ था, अगर उसने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया तो उसको एडल्ट के तौर पे माना जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वही ये तय करेगा कि वो बच्चे के तौर पे माना जाएगा या उसको एडल्ट कहा जाएगा या उसको माइनर कहा जाएगा। अब इंस्टीट्यूशन सेटअप क्या होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कि ये सारी डीलिंग करती है। स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं उन जुवेनाइल के लिए जो 16 से 18 साल के बीच में है और उन्होंने सीरियस क्राइम कंडक्ट कर दिया है। उसके लिए प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा, बच्चे की कैपेसिटी देखी जाएगी, उसको असेस किया जाएगा कि सच में उसने ये क्राइम किया है, अगर किया है तो क्या वो एडल्ट था उस टाइम पे अपने माइंड से, क्या वो उस टाइम पे माइनर था अपने दिमाग से, वो सब असेस किया जाता है, ठीक है। तो इसके चिल्ड्रन कोर्ट जो है ना वो जाएंगे, चिल्ड्रन कोर्ट एप्लीकेशन लेके जाएंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास, फिर उसके बाद इस एप्लीकेशन से असेसमेंट जो है वो प्रिलिमिनरी बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। फिर इसके अलावा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का। जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट रन हो सकते हैं, वॉलंटरी हो सकते हैं या एनजीओ उनको खोले हुए हो सकते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड करें और इसके अलावा उनको गवर्नमेंट का ग्रांट अगर मिलता है नहीं मिलता उसके बावजूद भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो भी कानून बने हैं जुवेनाइल से रिलेटेड उनको फॉलो करें। अगर वो नहीं करते उनको फॉलो तो पेनल्टी लगेगा। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 में बोला गया कि अडॉप्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए डीएम, एडिशनल डीएम, इनके अडॉप्शन ऑर्डर जरूरी होंगे तभी अडॉप्शन हो पाएगा। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर अडॉप्शन करना है तो वो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही कवर होता है। अपील्स की बात करते हैं तो जो भी अपील है वो अगर अग्रीव्ड पर्सन है, जैसे कि किसी जुवेनाइल के खिलाफ कोई इल्जाम लग गया तो अगर वो अपील करना चाहता है तो डिविजनल कमिश्नर के पास जाकर अपील कर सकता है डीएम के ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन ये अपील 30 दिन के अंदर ही होगी। डेजिग्नेटेड कोर्ट भी दिया गया है कि जितने भी ऑफेंस होंगे जुवेनाइल के खिलाफ वो चिल्ड्रन कोर्ट में ही ट्राई किए जाएंगे, उनका ट्रायल वहीं पे होगा। मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइन 2024 की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइन 2024 की जारी कर दी है और ये गाइडलाइन जो है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को और 2022 की रेगुलेशन को और मिशन वात्सल्य को फॉलो करती हैं। अब चाइल्ड एडॉप्शन का फ्रेमवर्क पहले इंडिया में समझिए। एक तो कारा बॉडी होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये नोडल बॉडी एजेंसी है जो कि इंडियन चिल्ड्रन के एडॉप्शन के बारे में, इंटर कंट्री एडॉप्शन के बारे में यानी एक देश से दूसरे देश में एडॉप्शन के बारे में देखरेख करती है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन के अंतर्गत काम करती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के चलते इसको बनाया गया था। कैरा जो है वो प्राइमरी ऑर्फन, एबंडन यानी कि छोड़े हुए बच्चे और सरेंडर्ड बच्चे जो है उनके अडॉप्शन के लिए काम करती है। फोस्टर केयर का मतलब क्या हो गया कि आप बच्चे को एक फैमिली दे रहे हो, यानी कि बच्चा किसी फैमिली में अडॉप्ट होके जा रहा है, ठीक है, वो बच्चे की बायोलॉजिकल फैमिली नहीं है। ये फैमिली सिलेक्ट कैसे होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वही सिलेक्ट करती है, वही अप्रूव करती है कि बच्चे को कौन से फॉस्टर केयर में देना है। इसके लिए कुछ गाइडलाइन को रिवाइज किया गया है। सबसे पहले बोला गया कि अगर बच्चा 6 साल से ऊपर का है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहा है, तो उसमें उसको ना मतलब मुश्किल होगा फॉस्टर केयर में डालना, यानी कि वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा उस फैमिली के पास जाकर जो फैमिली उसको अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। तो एडेप्टेशन जो है बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगा। साथ में वो चिल्ड्रन जिनको स्पेशल नीड चाहिए, ठीक है, उनको भी आप गार्जियन प्रोवाइड नहीं करोगे, यानी उनको भी आप फॉस्टर केयर नहीं दोगे। एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, कोई भी पर्सन, उसका मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो, मतलब वो शादीशुदा है नहीं है ये मैटर नहीं करता, और उनके पास अगर बायोलॉजिकल सन डॉटर हैं भी तब भी वो फॉस्टर के लिए एलिजिबल है, यानी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। मैरिज जो आपके मैरिड कपल हैं जो कि एमएफसीजी एक्ट के ऑर्डर 2016 के चलते एलिजिबल माने गए हैं, उनको भी इस फोस्टर केयर का प्रावधान जो है वो दिया गया है, वो भी अडॉप्शन कर सकते हैं। जो सिंगल फीमेल है वो किसी भी जेंडर के चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती हैं। सिंगल मेल जो है वो केवल मेल चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते हैं। स्पाउस या कपल जिनका 2 साल से स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप है वो भी फॉस्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। फॉस्टर अडॉप्शन में जो फॉस्टर पेरेंट है उनके पास राइट होता है कि वो चाइल्ड को मिनिमम 2 साल के लिए अपने पास अडॉप्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद उनके ऊपर एक तरीके से मॉनिटरिंग किया जाता है, फिर फाइनल उनको अडॉप्शन करके कागज वागज दे दिया जाता है। अब बात करते हैं अदर वल्नरेबल सेक्शन की। न्यूज है पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अमेंडमेंट रूल 2024 जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नोटिफाई किया है। ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के चलते नोटिफाई किया गया।
इसमें बोला गया कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आइडेंटिटी का प्रूफ, फोटोग्राफ का प्रूफ, आधार कार्ड का प्रूफ, वो क्या क्या होगा। इशुइंग अथॉरिटी जो है मेडिकल अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट ने डिक्लेयर की हो वो हो सकती है। प्रोसेसिंग टाइम में बोला गया कि 1 महीने से 3 महीने के अंदर आपका ये डॉक जो है, ठीक है, वो प्रिपेयर हो जाना चाहिए सर्टिफिकेट का। एप्लीकेशन टू लैब्स या फिर एप्लीकेशन अगर मतलब मान के चलिए डाली है आपने पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट के लिए, वो नहीं मानी गई है अभी भी, मतलब उस पर काम नहीं हुआ पिछले 2 साल से, तो वो इनएक्टिव एप्लीकेशन मानी जाएगी। तो उसके लिए एप्लीकेंट को दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो ये वो पर्सन होंगे जो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी तरीके से थोड़े से इम्पेयर होंगे, मतलब कंप्लीटली तंदुरुस्त नहीं होंगे, आप ऐसे समझिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जो है वो सेंसस 2011 के हिसाब से हमारे देश में 2.21% तक टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है। 69% रूरल एरिया में रहते हैं, 21% जो है वो एल्डरली है। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की अगर बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि पीडब्ल्यूडी के जो पर्सन है उनको भी डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है, उनके लिए इक्वालिटी का राइट क्रिएट करना। यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ ये अलाइन करता है। इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो इस एक्ट की देखरेख करती है। इसके प्रोविजन में बोला गया है कि डेफिनेशन क्या होगी, 21 टाइप की डिसेबिलिटी को इस एक्ट में मेंशन किया गया है। एसिड अटैक विक्टिम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस भी इसमें शामिल की गई है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी इनको राइट्स देने के लिए, राइट टू इक्वालिटी, लाइफ विद डिग्निटी का। फिर साथ में इनका अब्यूज नहीं होना चाहिए, किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, राइट टू होम एंड फैमिली, रिप्रोडक्टिव राइट, ये सब राइट्स इनके पास रहेंगे। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में क्या लिखा गया है कि जो पर्सन एटलीस्ट 40% तक डिसेबल है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो उसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डालेंगे। और जरूरी नहीं है कि उसके पास रेलिवेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट हो। स्पेशल प्रोविजन है इनके लिए, जैसे इनको राइट टू फ्री एजुकेशन दिया गया है 6 से 18 साल की उम्र तक। 5% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट की जॉब में और गवर्नमेंट एडेड हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। 4% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट की जॉब में। फिर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरवीन करके इनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो दे सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है। पीडब्ल्यूडी जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर वो एक तरीके से आप समझिए लीगल बाइंडिंग डिसीजन नहीं ले सकता है इवन विद द सपोर्ट, तो फिर गार्जियनशिप जो है उनको नहीं दी जाती है। इसके अलावा ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर वो डिसीजन लेने के कैपेबल होते हैं तो फिर ये लिमिटेड गार्जियनशिप में उनका अपॉइंटमेंट जो है वो किया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी को लेकर भी इनकी बात की गई है कि ऐसे एडिक्वेट स्टैंडर्ड टू ऑफ लिविंग जो है इनको प्रोवाइड करना है। नेसेसरी प्रोग्राम या इनिशिएटिव इनके लिए लाए जाते हैं। कुछ प्रोविजन है एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल और स्टेट लेवल पे पॉलिसी बनाने के लिए इनके लिए जारी किया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक स्पेसिफिक फंड जो है वो लाया गया है इनको लेके। चीफ कमिश्नर और कमिश्नर जो है इनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाए गए हैं। पेनल्टीज भी हैं, जैसे अगर एक्ट का वायलेशन होता है तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है। रेगुलेटरी बॉडीज है जो एक्ट को मॉनिटर करती हैं। स्पेशल कोर्ट है, अगर इनके खिलाफ कोई ऑफेंस हो जाता है तो स्पेशल कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं। यहाँ पे कलर कोडेड यूनिक डिसेबिलिटी का कार्ड जो है वो आप ध्यान रखेंगे, ये कार्ड जो जारी होगा इसको स्वावलंबन कार्ड भी कहते हैं। अगर व्हाइट कार्ड है तो उस पर्सन की डिसेबिलिटी बिलो 40% है, अगर येलो है तो 40 to 80% है, अगर ब्लू है तो डिसेबिलिटी 80% या उससे ज्यादा है। आगे बात करेंगे स्टेप्स जो लिए गए हैं पीडब्ल्यूडी को लेकर। सबसे पहले नेशनल पॉलिसी है 2006 में आई थी। नेशनल लेजिस्लेशन में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, फिर आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया 2016 का। स्कीम में स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जिसको सुगम्य भारत अभियान कह रहे हैं 2015 में। असिस्टेंस दिया जाता है डिसेबल्ड पर्सन को ताकि वो फिटिंग जो एड्स हैं, असिस्टेड डिवाइसेस वो खरीद सकें। जैसे अगर किसी को सुनाई कम देता है तो कानों की मशीन खरीदना। नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल ट्रेनिंग ऑफ पीडब्ल्यूडी है। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम है। इंडिया जो है वो कुछ कन्वेंशंस का, इंटरनेशनल इनिशिएटिव का सिग्नेटरी भी है जो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड डील करती है। सबसे पहले एडॉप्शन ऑफ इंक्योन स्ट्रेटेजी टू मेक द राइट रियल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन एशिया एंड पैसिफिक। अच्छा, इंक्योन कहाँ पे है? ये आपका साउथ कोरिया के अंदर जगह है। फिर डिक्लेरेशन ऑन फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क जो है ये डिसेबिलिटी वाले लोगों के साथ डील करता है, इसका भी इंडिया सिग्नेटरी है। बिवाको आपका जापान में है। रिलेटेड न्यूज में बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में। 7वां सेशन जो है इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टी का वो न्यूयॉर्क में हुआ था, जिसका थीम था रीथिंकिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन द करंट इंटरनेशनल जंक्शन। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है इन्होंने इसको अडॉप्ट किया गया था न्यूयॉर्क के अंदर 2006 में और 2008 में ये इन्फोर्स हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको भी सारे ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करना, उनको भी फंडामेंटल फ्रीडम्स देना।
इसके अलावा मेंबर्स 164 हैं, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको जारी किया गया। इसको प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भी कहा जा रहा है। ट्राइबल कम्युनिटीज की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने की ये स्कीम है। ये स्कीम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता था। ये ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने उस टाइम पे बिरसा मुंडा रिवोल्ट या फिर मुंडा रिबेलियन चलाया था, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ रेजिस्ट किया था। इस रिवोल्ट को उलगुलन मूवमेंट भी कहते हैं। देखिए, जो भी क्रिटिकल गैप है ट्राइबल एरिया में, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, डिफरेंट एरियाज में हो, उसको एड्रेस करना इस स्कीम की जिम्मेदारी है। और पीएम जनमन स्कीम इससे पहले आई थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। उसके सक्सेस को देखते हुए नई ये स्कीम जो है वो लाई गई है। ठीक है, अब इसमें फंडिंग कैसे होगी? डेवलपमेंट एक्शन प्लान जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बनाया गया है, उसमें जो ग्रांट दी जाती है उसका पैसा खर्चा जाएगा। कुछ पैसा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से आएगा। स्कीम का टेन्योर 5 साल का है, 2024 से 29 तक चलाई जाएगी। 63,000 विलेज कवर किए जाएंगे, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल कवर किए जाएंगे। 25 इंटरवेंशन है, 17 मिनिस्ट्रीज के इनिशिएटिव यहाँ पे चलेंगे डिफरेंट एरियाज में। इसके अलावा जहां जहां ये अभियान सक्सेसफुल होता जाएगा और कहाँ जहां जहां जो जो काम होता जाएगा, उसकी मैपिंग और मॉनिटरिंग जो है वो पीएम गति शक्ति पोर्टल के थ्रू की जाएगी। यहाँ कुछ गोल मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले तो इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 का हिस्सा है। पक्का हाउस इसमें दिया जाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण जो है वो चलाई जाएगी ट्राइबल एरियाज में इसी स्कीम के चलते। फिर टैप्ड वाटर दिया जाएगा, जो जल जीवन मिशन का इनिशिएटिव है। आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाएंगे। साथ में विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑल वेदर रोड बनाई जाएंगी। मोबाइल कनेक्टिविटी दी जाएगी भारत नेट प्रोग्राम के चलते। हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन के लिए नेशनल हेल्थ मिशन, समग्र शिक्षा और पोषण अभियान चलाया जाएगा। गोल 2 है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 का हिस्सा है। इसमें स्किल डेवलपमेंट जो है वो की जाएगी। इसके लिए स्किल इंडिया मिशन चलाना, फिर मार्केटिंग सपोर्ट देना, टूरिस्ट होम स्टे बनाना ट्राइबल एरिया में, ये सब प्रमोट किया जाएगा। फिर गोल 3 है आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 का हिस्सा है। इसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बढ़ाया जाएगा ट्राइबल्स का। अफोर्डेबल उनको शिक्षा दी जाएगी, खास करके एसटी स्टूडेंट को, समग्र शिक्षा अभियान के चलते। हेल्दी और डिग्निफाइड एजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का पार्ट है। इसके लिए एरियाज में क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी दी जाएंगी। और नेशनल स्टैंडर्ड्स जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रोकने के लिए, कम करने के लिए, वो भी यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। इनोवेटिव स्कीम्स अंडर पीएम जोगा की अगर बात की जाए, मतलब कौन कौन सी इनोवेटिव स्कीम और इसमें डाली गई है। ट्राइबल होम स्टे इनोवेशन है जो यहाँ पे डाला गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो कि ट्राइबल एरियाज को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे होम स्टे लगभग 1000 होम स्टे बनाए जाएंगे, जो स्वदेश दर्शन स्कीम का हिस्सा होंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू बनाए जाएंगे। फिर सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉरेस्ट राइट होल्डर के तहत क्या है, 22 लाख फॉरेस्ट राइट होल्डर के पत्ता होल्डर या कार्ड कह लीजिए, मतलब फॉरेस्ट राइट होल्डर्स के जो कार्ड है वो ट्राइबल्स को बांटे जाएंगे। फिर गवर्नमेंट और रेजिडेंशियल जो स्कूल्स और हॉस्टल हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत उनको डाल की फंडिंग दी जाएगी। एडवांस फैसिलिटी फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल डिसीज में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस बनाया जाएगा ट्राइबल एरियाज में, जो कि सिकल सेल डिजीज को एड्रेस करेगा। दरअसल ये सिकल सेल की जो डिजीज है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये हमारे इंडिया के ट्राइब्स के बीच में बहुत ज्यादा है। ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर जो है वो खोले जाएंगे, ताकि ट्राइबल प्रोड्यूस ट्राइब्स जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अच्छे दाम पे वो बेच पाए। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी ने हैबिटेट राइट जो है क्योंझार और जुआंग ऑफ क्योंझार के लिए और मानकीदिया ट्राइब्स के लिए वो प्रोवाइड कर दिए हैं या अप्रूव कर दिए हैं। ये जो राइट्स है ये दोनों आपकी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप है। कौन सी? मानकीदिया और जुआंग, ये ओडिशा में पाई जाती हैं। इनको ये राइट्स जो है वो दे दिया गया है ना, हैबिटेट राइट, मतलब वहां रहने का हक। ये जो हक है आपका हैबिटेट राइट, ये शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर या फिर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के चलते दिया जाता है। इसका सेक्शन 3(1) जो है ये राइट प्रोवाइड करता है। हैबिटेट का मतलब क्या हुआ, इसमें हैबिटेट डिफाइन किया गया है, यानी कि वो जगह जहां पर वो कस्टमरी तरीके से रहते आ रहे हैं और वो एरिया रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, लेकिन एग्रीकल्चर कम्युनिटी वहां से सालों से रह रही थी, तो इसलिए उनको हैबिटेट राइट ग्रांट किया गया। और ये तब दिया जाता है जब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन और कंसल्टेशन लिया जाता है, मतलब उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। कौन कौन सी ट्राइब्स को अभी तक हैबिटेट राइट मिल चुके हैं? ओडिशा में 7 हैं, पौदी भुआंस, सौरा ट्राइबल्स, फिर आपके ज्वांग, चुकतीतिया, भुंजिया, हिला खांडिया, डोंगरिया कौंड और मानकीदिया ट्राइब। मध्य प्रदेश में भरियास को दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कामराज और बाइगास को, महाराष्ट्र में मारिया गौंड को। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, हमारे देश में ये 75 ग्रुप्स हैं।
18 राज्यों और 1 यूटी में ये पाए जाते हैं। धेबर कमेटी आई थी 1961 में, उन्होंने ये 75 ग्रुप रिकॉग्नाइज किए थे। ओडिशा में 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं और ओडिशा में सबसे ज्यादा है अगर स्टेट्स के मामले में देखा जाए। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसमें हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को कैटेगराइज करते हैं कि हाँ जी ये पीवीटीजी हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हुए होने चाहिए, उनका लाइवलीहुड भी वहीं से होना चाहिए, रोजगार वगैरह, और एग्रीकल्चर से भी पहले की जो टेक्निक चलती थी उसको वो फॉलो करते हुए होनी चाहिए, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। स्टेगनेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए या उनकी पॉपुलेशन कम होती हुई नजर आनी चाहिए। लो लिटरेसी, एक्सट्रीम तरीके से वहां पे लो लिटरेसी होनी चाहिए, और उनकी इकोनॉमी सबसिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब अपने गुजारे जो गए कुछ कमाते हैं खाते हैं वो वैसी इकोनॉमी में होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये ट्राइब पीवीटीजी के ग्रुप में आती है। इनके डेवलपमेंट को लेकर ऑलरेडी पीवीटीजी की स्कीम लाई गई है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका किया जाता है। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट भी इनको देता है ताकि इनमें एजुकेशन, हाउसिंग, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट किया जा सके। माइक्रो प्लान की अप्रोच भी यहाँ पे बनाई जाती है। अब रैंकिंग भी दी जाती है इनकी पॉपुलेशन को डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से। 2001 के सेंसस में जैसे बताया गया था रैंकिंग देकर कि छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ये है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर आपके झारखंड में है डेवलपमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर काउंट में देखें तो हमने देखा ओडिशा में सबसे ज्यादा नंबर में है, ये 13 पीवीटीजी पाए जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख लीजिए, राजस्थान, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे आपके पीवीटीजी पाए जाते हैं। फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, ये राज्य ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा आपके ओडिशा में है, सेकेंड नंबर पे आपके आंध्र प्रदेश में है, बिहार इंक्लूडिंग द झारखंड, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी आता है, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी आता है, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना भी आता है, जहां पे पीवीटीजी पाई जाती हैं। आगे हम बात करेंगे डी नोटिफाइड ट्राइब्स की। देखिए एक टाइम होता था जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे शासन करते थे, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, जो भी ट्राइब उनके खिलाफ हमला करती थी, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी ना, ब्रिटिशर्स ने उन ट्राइब को डिक्लेयर कर दिया कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। आगे चल के जब हम आजाद हुए, हमने इन्हीं क्रिमिनल ट्राइब्स को डिक्लेयर कर दिया ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। तो यही मुद्दा है, यहाँ पे आप समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या सांथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला कि प्रिजन मैनुअल ऑफ सेवरल स्टेट, उसके जो प्रावधान है उसमें लिखा गया है कि कुछ कास्ट के बेसिस पे जो जेल में लोग रह रहे हैं उनको जो जॉब्स हैं वो असाइन की गई हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है ये अच्छी चीज नहीं है कि आप एक मैनुअल बनाओ जेल में रहने वाले लोगों का, फिर कास्ट के हिसाब से जेल के अंदर उनको जॉब असाइन करो। इसको स्ट्रक डाउन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। अब ये जजमेंट को बाद में समझेंगे, पहले नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब को समझिए। देखिए जितनी आपकी नोमैडिक ट्राइब होंगी, जितनी भी हैं, उन सबको हम डी नोटिफाइड ट्राइब नहीं कहेंगे, लेकिन डी नोटिफाइड ट्राइब नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, सारी की सारी डी नोटिफाइड ट्राइब नोमैडिक ट्राइब होती हैं। नोमैड और सेमी नोमैड वो सोशल ग्रुप है जो कि फ्रीक्वेंट तरीके से फिजिकली और सीजन के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनका लाइवलीहुड जो है उसी पे डिपेंडेंट होता है। 3 तरीके की आपकी नोमैडिक कम्युनिटीज हो सकती हैं। कुछ हंटर्स होंगे जो हंटिंग करके अपना रोजगार चलाते हैं, जैसे कोंडा रेड्डी, चेंचूस। फिर पेस्टोरल कम्युनिटीज होंगी जो कि जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ग्रेजिंग के लिए लेके जाती हैं, जैसे पारदीस, गुज्जर, फिर आपके बंजारा, भील, फिर आपके कुर्बास, मधुरास। इसके अलावा कुछ पेडलर्स का ग्रुप होगा जो कहानियां सुनाते हैं, डांसिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, वो भी ट्राइब की कैटेगरी में आते हैं। अब जजमेंट के बारे में देखिए जजमेंट में इशू हाईलाइट किया गया कि कास्ट बेस का डिस्क्रिमिनेशन जेल के अंदर भी चलता है, क्योंकि जेल के अंदर जो लेबर दिया जाता है, लोगों को काम दिया जाता है, वो इस हिसाब से दिया जाता है वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स और जो हैबिचुअल ऑफेंडर है ना, उनके साथ ज्यादा हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि कास्ट बेस का डिस्क्रिमिनेशन जेल की दीवारों के बीच में होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये आर्टिकल 14, 15, 17, 21 और 23 को वायलेट करता है। डी नोटिफाइड ट्राइब और हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में अगर बात की जाए तो डी नोटिफाइड ट्राइब सबसे वल्नरेबल और सबसे डिप्राइव कम्युनिटी है, क्योंकि इनको बॉर्न क्रिमिनल का टैग ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम से दिया था। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के चलते जिन ट्राइब्स को ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया वो आपकी डी नोटिफाइड कैटेगरी में आ गई, और उनको बाद में काम धंधा मिलना ये सारी चीजें बंद हो गई। तो इसमें हेट्रोजेनस ग्रुप आते हैं, मतलब इसमें कुछ सॉल्ट ट्रेडिंग, एंटरटेनमेंट के ट्राइब्स जैसे कि जुगलर्स हो गए, स्नेक चार्मर्स हो गए, वो सब आते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े तो इसलिए कैटेगरी में इनको ही डाल दिया गया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को 1949 में 1949 में रिपील कर दिया गया, और उसके बाद क्रिमिनल ट्राइब्स जो है उनको 1952 में डी नोटिफाई कर दिया गया। बहुत सारी डी नोटिफाइड ट्राइब्स, अब ऐसा तो नहीं है ना कि डी नोटिफाइड ट्राइब में केवल एससी आएंगे, केवल एसटी आएंगे, इसमें तो मिक्स आ सकते हैं ना, क्योंकि रिवोल्ट तो सबने किया था। तो इसमें एसटी, एससी, ओबीसी बहुत सारे लोग आते हैं जो कि डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। रैंके कमीशन 2008 में आया,
उन्होंने बोला कि 1500 नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब है हमारे यहाँ पे, 198 डी नोटिफाइड ट्राइब है। अगस्त 31 को हम लोग विमुक्त जाति दिवस जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर वो ऑफेंडर होते हैं जो कि राज्य के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो पर्सन है ना वो लगातार क्राइम कर रहा है और सोसाइटी के लिए डेंजर है। एडेती कमीशन 2017 में आया था, उन्होंने बोला था कि हैबिचुअल ऑफेंडर का एक्ट जो है वो रिपील कर देना चाहिए राज्यों को, क्योंकि इससे डी नोटिफाइड ट्राइब्स के जो मेंबर हैं उनको काफी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डी नोटिफाइड ट्राइब में वो मेंबर थे एक टाइम पे जो कि ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल माने थे। तो आज के टाइम पे भी अगर हैबिचुअल ऑफेंडर पकड़ना होता है या मतलब इसकी लिस्ट जारी करनी होती है तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स वालों को शक की नजर से देखा जाता है, भले ही हमने उनको अब क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन तब भी शक की नजर से देखा जाता है। कुछ और स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं डी नोटिफाइड ट्राइब के लिए, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब ये सेटअप किया गया था ताकि स्टेट वाइज लिस्ट बनाई जा सके डी नोटिफाइड ट्राइब्स की। फिर डॉक्टर अम्बेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप निकाला गया डी नोटिफाइड ट्राइब के लड़के और लड़कियों के लिए जो अच्छा पढ़ते हैं। नानाजी देशमुख स्कीम लाई गई हॉस्टल्स बनाने के लिए इन लड़के लड़कियों के लिए, स्कीम निकाली गई इनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लेकर। फिर वेलफेयर बोर्ड भी बनाया गया इन ट्राइब्स की वेलफेयर के लिए, 2019 में ये बोर्ड बना था। एजुकेशन में बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। मिनिस्ट्री एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने आधारशिला जो कि नेशनल करिकुलम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, उसको लॉन्च किया है और ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। अब आधारशिला को फाउंडेशन स्टोन भी कहते हैं। 48 वीक का करिकुलम एक्टिविटी का एक प्रोग्राम होगा या कह लीजिए एक करिकुलम होगा जिसको फॉलो किया जाएगा 3 से 6 साल के बच्चों के लिए जो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं। ये करिकुलम जो है ये वीकली एक तरीके से बेस प्ले के ऊपर चलेगा। 4 वीक का जो पहला होगा उसमें एकेडमिक एक्टिविटीज होंगी, जैसे कि बच्चे का घर से बाहर निकल के आंगनवाड़ी में आना, क्योंकि बच्चे रोते बहुत हैं, फिर उनको फन एंड फ्री प्ले की एक्टिविटी करवाना। अगले जो 36 वीक्स है उनमें फ्री प्ले, कन्वर्सेशन, क्रिएशन, एप्रिसिएशन ये सारी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, जैसे स्टोरी टेलिंग हो गया, राइम्स गाना हो गया। लास्ट वाले जो 8 वीक्स है उसमें वर्कशीट वगैरह जो है वो बच्चों को दी जाएंगी और किड का परफॉर्मेंस असेस किया जाएगा। तो इससे जो है वो बच्चे करिकुलम के साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आधारशिला की कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले तो पंचोक्ष कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ यूज किया गया, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट जरूरी है बच्चे का, लाइफ एनर्जी उनमें डेवलप करना जरूरी है, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। टीचिंग की लैंग्वेज जो है वो और लिटरेसी जो है अर्ली ईयर्स में वो मतलब मैथमेटिकल होगी एक तरीके से, प्रिंटिंग का अवेयरनेस उनको देना, ड्राइंग, स्क्रिबलिंग ये सारी एक्टिविटी करवाई जाएंगी। फिर पॉजिटिव लर्निंग हैबिट के लिए रूटीन सेटअप करवाया जाएगा बच्चे का, ताकि समय से वो उठे, समय से स्कूल आए, ये सारी उनमें जो हैबिट्स हैं वो डेवलप की जाएंगी। प्ले जो है उसको एज अ लर्निंग मोड यूज किया जाएगा, जैसे स्टोरी क्रिएशन, लैंग्वेज, मैथ, गेम, ये करते करते उनको पढ़ाया जाएगा। लर्निंग आंगनवाड़ी सेंटर जो है उनको डाइवर्सिटी फॉलो करने के लिए बोला गया है, एजुकेटर्स को भी बोला गया है। जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करना है अर्ली एज से ही, वो बहुत क्रूशियल है। दिव्यांग इंक्लूजन की बात की गई है, मतलब जो दिव्यांग चिल्ड्रन है उनके लिए स्पेसिफिकली आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने निकाला है। इसी की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है कि आप बच्चे के पहले 8 साल में उनको अच्छा केयर और एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हो और पहले 6 साल तो 85% तक उनका ब्रेन डेवलप करने पे फोकस कर रहे हो। ये फ्रेमवर्क कुछ मतलब लीगल एरिया से लिया गया है, जैसे आर्टिकल 45 जो है वो बोलता है राज्यों को कि जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर की जरूरत है, तो ये डायरेक्ट बात की गई है। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का, उसमें बोला गया है प्री स्कूल एजुकेशन जो है उसके अरेंजमेंट जो है वो गवर्नमेंट को बनाने होंगे। फिर हमारे पास नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर की पॉलिसी है 2013 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो है उसमें हमने 0 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनको नेशनल करिकुलर और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के अंदर डाला, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर का ही हिस्सा था। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज में 3 से 6 साल के बच्चों को कवर किया जाएगा, वो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर का ही हिस्सा है। तो हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर को 2 हिस्सों में बांटा, एक 0 से 3 साल, एक 3 से 6 साल। कुछ और इनिशिएटिव जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए लिए जाते हैं, नेशनल लेवल पे हमारे पास मिशन शक्ति है जिसमें पीएम मातृ वंदना योजना है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। पोषण अभियान में उनको अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट भी दिया जाता है जिसको पहले मिड डे मील कहते थे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है जिसमें हम लोग अर्ली लर्निंग, डेवलपमेंट, फिजिकल, मोटर, लैंग्वेज सब पे फोकस करते हैं, बच्चे के विकास पे। ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी है अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, ये यूनेस्को के द्वारा निकाली गई है, जिसमें यूनेस्को बताता है कि कैसे बच्चे का सबसे पहला विकास, अर्ली विकास बहुत जरूरी होता है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड 1989 में आई थी, एजुकेशन फॉर ऑल 1990 में आई थी, इसमें भी अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है और बोला गया है कि कैसे इससे एजुकेशन फॉर ऑल अचीव किया जा सकता है। इंडिया दोनों का सिग्नेटरी है। अब बात करते हैं हम लोग नवचेतना की, जिसका नाम है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन।
देखिए, इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिलीज किया है। ये बच्चे के जन्म से लेकर 3 साल तक उसकी कैसे केयर करनी है उसके बारे में बात करता है। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनको पावर दी गई है कि किस तरीके से वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं 0 से 3 साल के बच्चे को सिखाने को लेकर। ये डॉक्यूमेंट जो है ये 2 कंपोनेंट पे चलता है। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग और उसके बाद क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली लर्निंग। नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क जो है, जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2018 में दिया था। इसमें 36 सेट ऑफ एक्टिविटीज डाली गई हैं जो कि 0 से 3 साल के बच्चे को सिखाई जा सकती हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है अर्ली चाइल्डहुड सिमुलेशन का। सबसे पहले तो इससे बच्चे का हेल्दी डेवलपमेंट होता है, इमोशनल सिक्योरिटी जो है वो बच्चे में डेवलप होती है, ट्रस्ट डेवलप होता है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जागती है, बच्चा जो है वो अपनी लैंग्वेज डेवलप करता है, इनहांस करता है, और एडिक्वेट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जैसे मोटर स्किल, पर्सनल हाइजीन, ये हैबिट्स उसके अंदर आती हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन में क्या है, फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ताकि केयर और सिमुलेशन जो है वो स्टार्टिंग के 3 साल में ही बच्चे की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाए। ये जो फ्रेमवर्क है इसमें बच्चा घर में और आंगनवाड़ी सेंटर में एंगेज होता है। साथ में उसमें अगर डिसेबिलिटी है किसी बच्चे में तो उसके लिए एप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग टूल जो है वो लाया गया है, तय किया गया है, और उसके हिसाब से उसको सिखाया जाता है। हायर एजुकेशन इन इंडिया की बात करेंगे। यूजीसी के द्वारा गाइडलाइन का ड्राफ्ट निकाला गया है कि कैसे हायर एजुकेशन में हमें प्रायर लर्निंग जो है उसको रिकॉग्नाइज करना होगा। रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का क्या मतलब हुआ, ये एक फॉर्मल मैकेनिज्म होता है जिसमें जो भी पर्सन है उसकी पहले एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किल को इवेल्युएट किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि उसको क्या सीखने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है जो उसको पहले से आता है उसको फिर से वही सिखाना, उसको कुछ नया सिखाने पे ध्यान दिया जाता है। इसमें इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग जो है दोनों को कंसिडर किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। बाद में उसको एजुकेशन देकर पर्सन को फिर उसको असेसमेंट करके सर्टिफिकेट दिया जाता है। हायर एजुकेशन का अगर इंडिया के अंदर स्टेटस देखा जाए तो 2021-22 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो था हायर एजुकेशन का वो आपका इंक्रीज होकर 28.4% हो गया। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब कि आप दाखिला करवा रहे हो, अपना नाम लिखवा रहे हो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाकर, ठीक है। और फीमेल में भी ये रेशियो इंक्रीज हुआ है। कुछ सेलिएंट फीचर हैं हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के हायर एजुकेशन को लेकर। सबसे पहले मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, 3 से 4 साल की आपकी डिग्री है जो आप लेने वाले हो, तो आप मल्टीपल मैनर में 1 साल का कोर्स करके एग्जिट कर सकते हो, वहां से किसी दूसरी जगह एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब जैसे आपने सर्टिफिकेट ले लिया पहले साल के लिए, फिर उसके बाद डिप्लोमा लिया सेकंड साल के बाद, फिर उसके बाद बैचलर डिग्री आपको मिलेगी जब आप 3 साल कंप्लीट कर लोगे। ये सारे क्राइटेरिया हर एक साल में डाले गए हैं ताकि आप कभी वो डिग्री वगैरह छोड़ सको, तो आपको हर साल के हिसाब से आप जितना आपने साल कंप्लीट किया आपको डिग्री मिल जाएगा। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मेंटेन किया जाएगा जिसमें इंस्टीट्यूशन से बच्चे को जो भी क्रेडिट मिला है, स्कोर मान लीजिए अकेडमिक, वो डिजिटल मैनर में स्टोर कर पाएगा। फिर एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करने के लिए हम कोलैबोरेट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के लिए हमारे पास नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है जो कि रिसर्च के लिए काम करती है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है जो कि फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और टेक्नोलॉजी को स्कूल और एजुकेशन में प्रमोट करती है। कुछ गोल्स है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के हायर एजुकेशन को लेकर। सबसे पहले तो एटलीस्ट एक सबसे बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2030 तक बनाना है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है, पावर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर, वो बनाने हैं 2035 तक। ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनका एक एम होना चाहिए कि मल्टी डिसिप्लिनरी बनना है 2040 तक। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसको इंक्रीज करना है। 2025 तक एटलीस्ट 50% ऐसे लर्नर्स हैं जिनको स्कूल और हायर एजुकेशन से हमें वोकेशनल एजुकेशन की तरफ भी लेके जाना है। दरअसल वोकेशनल एजुकेशन थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा होता है ना, ट्रेनिंग वगैरह। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सबसे पहली जो मीटिंग है इस गवर्निंग बोर्ड की वो हाल फिलहाल में चेयर की थी। देखिए इनिशिएटिव कुछ अनाउंस किए गए। सबसे पहले पेयर इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, जिसमें यूनिवर्सिटीज रिसर्च एसोसिएशन के साथ मिलकर हब एंड स्पोक मोड के चलते अपने बच्चों को और इंस्टीट्यूशन को रिसर्च की तरफ लेके जाएंगी। फिर है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरिया, जिसमें प्रायोरिटी ड्रिवन और सॉल्यूशन फोकस्ड रिसर्च पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर जो है वो खोले जाएंगे। ANRF की अगर बात की जाए तो इसको एक्ट 2023 के चलते बनाया गया था, और ये दरअसल आप ऐसे समझिए जो एग्जिस्टिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था ना, उसको भी हमने अब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में जोड़ दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव है हमारे कंट्री के अंदर रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को ज्यादा फॉस्टर करना, इंडिया को नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी बनाना। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपया 2023 से 28 तक मोबिलाइज किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। गवर्निंग बोर्ड में एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको चेयर करते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। अब आगे बात करेंगे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंडिया की रैंकिंग जो है 2024 की, जिसका 9th एडिशन रिलीज है, वो रिलीज किया है अभी।
और ये रैंकिंग 2015 में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली थी। ये दरअसल डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंक देता है डिफरेंट पैरामीटर्स में। 5 पैरामीटर है, टीचिंग कैसी है वहां पे, लर्निंग कैसी है, रिसर्च कैसा होता है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा है, और आउटरीच और इंक्लूसिविटी कितनी है, और परसेप्शन क्या है उस यूनिवर्सिटी का, पूरे इंस्टीट्यूशन का, पूरे एरिया में। इसके अलावा इनोवेशन को भी रैंकिंग में अब डाल दिया गया है। इंप्लीमेंटेशन की एजेंसी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है। ये इन्फ्लीबनेट सेंटर जो है गांधीनगर का, उसके साथ मिलकर एक तरीके से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो है ये क्वालिटेटिव कॉम्पिटेंस देखता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा रन किए जाते हैं उनकी क्वालिटेटिव कॉम्पिटेंस चेक करता है। 2024 की अगर रैंकिंग देखी जाए तो नई एडिशनल कैटेगरी है रैंकिंग की, ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी। आईआईटी मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में 6ठी बार टॉप किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है ये 9th कॉन्जिक्यूटिव टाइम में टॉप किया है यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में। ग्लोबल रैंकिंग भी इसी तरीके की, जैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, इसको टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया और 115 कंट्रीज की यूनिवर्सिटी को ये रैंक देते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे, जैसे टीचिंग, रिसर्च एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल आउटलुक। आईआईएससी बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है ये 251 से लेकर 300 के बीच में हमारे इंडिया की यूनिवर्सिटी के रैंक में आया है टाइम्स हायर एजुकेशन में। और 4 इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो 401 से 500 के रैंक के बीच में है। फिर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की जो है ये क्वैकरली सिमनम के द्वारा रिलीज की जाती है 9 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे जो है ये 118वें रैंक में है इसमें। यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2024 की जो है ये भी पब्लिश की जाती है दा के द्वारा। दा क्या है आपका, टाइम्स हायर एजुकेशन, और इसमें यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी टेक कर किया जाता है। टॉप यूनिवर्सिटी जो है इसमें हमारे यहाँ से वो अमृत विश्व विद्यापीठम है, 81st रैंक है हालांकि इसका। इंडिया जो है वो मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है पूरे टेबल में, ठीक है। इंडिया के 96 इंस्टीट्यूशंस हैं इस रैंकिंग में। फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया की बात करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ इंटेंट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो यूके की है उसको जारी किया है ताकि वो अपना कैंपस गुरुग्राम इंडिया में स्टैब्लिश कर सकें। ये पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी जो इंडिया में अपना कैंपस जो है वो यूजीसी की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सेटअप करेगी। यूजीसी की 2023 की रेगुलेशन बोलती है कि कैसे हाई रैंक की फॉरेन यूनिवर्सिटी को हम हमारे इंडिया के अंदर लेके आएंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करवाएंगे और यहाँ पे हायर एजुकेशन उनके थ्रू दी जाएगी। क्राइटेरिया क्या है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस को इंडिया में सेटअप करने का? सबसे पहले तो ग्लोबल लेवल पे 500 से नीचे के रैंक में होनी चाहिए। उससे उसके अलावा 2 या उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो कोलैबोरेट करके भी इंडिया के अंदर कैंपस सेटअप कर सकती है। यूजीसी का अप्रूवल जो है वो इनमें चाहिए होगा। साथ में जो कैंपस है उसको 2 साल के अंदर अप्रूवल के बाद खुद को सेटअप करना होगा। ऑटोनॉमी रहेगी उनकी कि कैसे उनको अपना फैकल्टी मैनेज करना है, कैसे उनको अपना स्टाफ मैनेज करना है। क्वालिफिकेशन जो भी ऑफर की जाएंगी कैंपस के अंदर वो मतलब जहाँ की यूनिवर्सिटी है जैसे यूके की है उन्हीं के नाम से जारी की जाएंगी। इसके अलावा जो भी क्रेडिट वगैरह वो स्टूडेंट को ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट माने स्कोर, एकेडमिक क्रेडिट, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं और इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ थोड़ा सा पैरामीटर जो है वो अलाइन कर सकते हैं या फिर कोलैबोरेट मेजर के थ्रू भी एकेडमिक ग्रांट जो है क्रेडिट वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ सेगमेंट की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है उसकी रिपोर्ट की। सबसे पहले इंडिकेटर है इधर और फिर 5 के सर्वे को 4 से कंपेयर किया गया है। 5वां सर्वे 2019 से 1 के बीच में आया था। सबसे पहले टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज जितनी उसकी रिप्रोडक्टिव एज है, जैसे मान के चलिए 14 से लेकर 50 साल, हमने सिर्फ गेस किया है, इतने के बीच में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, बर्थ पर वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज। अब इंडिया अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो उसको हम रिप्लेसमेंट लेवल का फर्टिलिटी जो है वो कहते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक औरत है, देखिए एक मैरिड कपल है, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल ने 2 बच्चों को जन्म दिया तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाली जनरेशन में ये मेल फीमेल जो है ये खत्म हो जाएंगे, इनके 2 बच्चे जिंदा रहेंगे, तो इन्होंने खुद को रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं, TRF 2.1 को, ठीक है। अगर देखा जाए 5वें में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है सर्वे में वो कम हुआ है 4 के कंपेरिजन में। उसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, यानी कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह, कॉन्डोम वगैरह कितने यूज किए जाते हैं, ये इंक्रीज हुए हैं हाल फिलहाल में। एंटीनेटल केयर जो है वो है आपका इंक्रीज हुआ है। इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो लगातार विजिट करती है क्लिनिक को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो अब औरतें ज्यादा क्लिनिक में जाके चेकअप करवाती हैं। अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग जो है ये डिक्रीज हुई है। फुल इम्यूनाइजेशन जो होता है बच्चों का टीकाकरण 12 से 23 महीने में, ये भी इंक्रीज हुआ है। सेक्स रेशियो कैसे मेजर करते हैं, फीमेल पर 1000 मेल कितनी है, सेक्स रेशियो भी बढ़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के या फिर सेंसस में जहां पे सेक्स रेशियो ऐसा दिखा है कि औरतों का काउंट जो है वो बढ़ चुका है, मतलब 1020 फीमेल है पर 1000 मेल पे, पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में। अब बात करते हैं हम लोग नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि जितने भी पहले 28 दिन में जिन बच्चों का जन्म हुआ है
1000 अगर लाइव बर्थ हुए हैं पहले 28 दिन में, उनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। ये कंसिडर किया जाता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में, नवजात शिशु का मृत्यु दर आप इसे कह सकते हैं, ये डिक्रीज हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आपका पर 1000 लाइव बर्थ में चेक किया जाता है, लेकिन ये देखा जाता है कि बच्चे के जन्म के दौरान, तुरंत जन्म के टाइम पे मृत्यु हो जाना, ये आपका डिक्रीज हुआ है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 साल से उम्र से पहले बच्चे का डेथ हो जाना, ये पर 1000 लाइव बर्थ के लिए मेजर किया जाता है, ये भी आपका डिक्रीज हुआ है। अनीमिया जो है 15 से 49 ईयर्स की विमेन के बीच में, ये इंक्रीज हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। बच्चों में एनीमिया जो है 6 से 59 मंथ के बीच में, ये भी इंक्रीज हुआ है। जो विमेन 20 से 24 साल के बीच में है, मैरिड है, लेकिन 18 से पहले उनकी शादी जो है वो हो चुकी थी, ये डिक्रीज हुई है। फिर मेन जो 25 से 29 साल के बीच में है, लेकिन 21 से पहले उनकी शादी हो चुकी थी, ये भी डिक्रीज हुआ है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ इंडिया के अंदर बढ़े हैं ज्यादा, अब मतलब हॉस्पिटल में जाके बच्चे पैदा होते हैं। फिर चिल्ड्रन अंडर द 5 इयर्स जो स्टंटेड हैं, ये डिक्रीज हुए हैं, जो वेस्टेड हैं वो डिक्रीज हुए हैं, जो अंडरवेट हैं वो डिक्रीज हुए हैं। तीनों टर्म्स को समझिए। स्टंटेड का मतलब कि बच्चे की हाइट उसके एज के हिसाब से कितनी है, वेस्टेड का मतलब बच्चे का वेट उसकी हाइट के हिसाब से कितना है, अंडरवेट का मतलब बच्चे का वेट उसकी एज के हिसाब से कितना है। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट की बात करेंगे। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अकाउंट जो है वो हाल फिलहाल में जारी किया, एस्टीमेट जारी किया है। ये दरअसल सबसे पहले 2013-14 में किया गया था। इसको नेशनल हेल्थ अकाउंट टेक्निकल सेक्रेटेरिएट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है जो बताता है कि इंडिया के हेल्थ सिस्टम में कैसे फाइनेंस जो है वो फ्लो कर रहा है, फंड फ्लो कर रहा है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ अकाउंट गाइडलाइन जो है 2016 की, उसमें एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, उसी से इसको ड्राइव किया गया है। सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट 2011 के चलते इसको प्रिपेयर किया गया। ये सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जिसमें बताया जाता है कि हेल्थ अकाउंट कैसे प्रोड्यूस करने हैं, कैसे बाकी कंट्रीज के साथ उनको कंपेयर करना है, और हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। और इसमें इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट WHO और यूरोस्टेट जो है इनको मिलकर प्रिपेयर करते हैं। ये उन्हीं का रिजल्ट था, ये अकाउंट जो था। हमारी फाइंडिंग देखते हैं। हेल्थ के इंडिकेटर है इस तरफ, और ट्रेंड क्या है ये यहाँ लिखा हुआ है। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के अंदर वो इंक्रीज हुआ है, और इसमें करंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आएंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट सोर्सेज के एक्सपेंडिचर दोनों आएंगे। फिर गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए परसेंटेज जीडीपी के हिसाब से, ये इंक्रीज हुआ है, 48% हो गया है। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए हमारा इन कंपेरिजन टू द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर करंट लेवल पे, ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर देखें टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में से, तो ये भी डिक्रीज हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब कि जो हाउस होल्ड है वो अपनी जेब जितनी है उससे ज्यादा बढ़कर खर्चा कर रहे हैं हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर अगर टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में देखिए, ये भी डिक्रीज हुआ है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर का मतलब इंश्योरेंस में पैसा देना, इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करना। अब बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर की, तो ये बड़ा है। प्राइवेट में अभी भी लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी से लेना, ये सब। एक्सटर्नल और डोनर फंडिंग अगर देखा जाए हेल्थ के कैटेगरी में टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में, तो ये इंक्रीज हुई है। मतलब जितनी भी फंडिंग कंट्री को आती है, डोनर्स जो फंडिंग देते हैं सेक्टर में, वो इंक्रीज हुई है। यूथनेशिया की बात करेंगे, एथनेशिया भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। दरअसल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है, और इसमें कैटेगरी जो गाइडलाइन जारी की, कैटेगोरिकली जो गाइडलाइन जारी की गई है वो पैसिव यूथनेशिया के लिए दी गई है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को जो कि लंबे समय से टर्मिनली इल है, उससे आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो उसको लगा हुआ है उसको विड्रॉ कर रहे हो, ताकि वो इजी तरीके से अपनी लाइफ जो है वो त्याग सके, खत्म हो सके, क्योंकि वो लाइफ सपोर्ट पे ही जिंदा है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को वेंटिलेटर पे डाल दिया, अब उसको वेंटिलेटर पे 14 साल रखोगे तो वो जिंदा रहेगा, जैसे ही वेंटिलेटर उतारोगे उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हुआ उसको लाइफ सपोर्ट दिया हुआ है, बस कि वो दिख रहा है कि हमें जिंदा है, पर दरअसल वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो सिर्फ लेटा हुआ है, उसको खुद भी नहीं पता वो किस स्टेज में है। अब बात करते हैं मोर ऑन न्यूज के बारे में कि क्यों न्यूज में आया आपका। कर्नाटका ऐसा सेकंड स्टेट बना है केरला के बाद से जिन्होंने डिग्निटी के साथ मरने का हक दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टिव जारी किए थे, और डिग्निटी के साथ मरने के हक में पैसिव यूथनेशिया आता है। गाइडलाइन की हाईलाइट अगर देखें तो उसमें टर्मिनल इलनेस को डिफाइन किया गया है। फिर साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो जजमेंट दिया था डिग्निटी के साथ मरने का, उसके साथ ये गाइडलाइन आपकी अलाइन होती है। प्राइमरी मेडिकल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, फिर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें एटलीस्ट 3 मेंबर होने चाहिए। वो ये डिसीजन लेंगे कि जो भी पर्सन है उससे लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ करना है या नहीं करना। क्लिनिकली एथिक कमेटी भी बनाई जाएगी। यूथनेशिया की बात करते हैं, इसको मर्सी किलिंग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप पेशेंट जो सफर कर रहा है, पेशेंट उसकी सफरिंग को खत्म करने के लिए उसकी जो लाइफ है उसको एंड कर दे रहे हो, और ये केवल फिजिशियन के द्वारा किया जाता है। टाइप 2 है इसकी, सबसे पहले एक्टिव है फिर पैसिव है। इंडिया में केवल पैसिव यूथनेशिया ही डिक्लेयर किया गया है, एक्टिव हम नहीं मानते हैं। एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि आप उस इंसान को इंजेक्शन लगा दे रहे हो, टीका लगा दे रहे हो ताकि उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। ये बेल्जियम और लग्जमबर्ग में होता है।
पैसिव यूथनेशिया का मतलब कि आप उसको इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा सकते। हालांकि आपने जो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया है, जैसे आपको वेंटिलेटर दिया, ऑक्सीजन दिया है, आप उसको विदड्रॉ कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। ये इंडिया, नॉर्वे और स्वीडन में परमिट किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है यूथनेशिया को लेकर, जैसे अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस आया था 2011 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लीगल बोला था कि पैसिव यूथनेशिया लीगल है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 अगर आपको हक से डिग्निटी से जीने का हक देता है तो डिग्निटी के साथ मरने का भी हक देता है, तो पैसिव यूथनेशिया वैलिड है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निकाली कि लिविंग विल क्या होगी, लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट अगर आप होल्ड या विदड्रॉ कर रहे हो उसका कैटेगरी क्या होगा। लिविंग विल को एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव भी कहते हैं। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कोई भी पर्सन लिख सकता है, जैसे मैं भी लिख सकती हूँ। इसमें मैं साफ मेंशन कर दूंगी कि अगर फ्यूचर में मेरे को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है जिसमें ना तो मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ और मैं बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट हो जाऊंगी, किसी पे डिपेंडेंट हो जाऊंगी, तो किस तरीके से मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट फॉलो होना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, मैं यहाँ पे कागज पे लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं लिविंग विल देना। 2023 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी लिविंग विल को लेकर। सबसे पहले तो बोला गया था कि इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, और आप ऐसे समझिए कि बिना कंसेंट के ये लिविंग विल नहीं दी जा सकती है। साथ में गैजेट ऑफिसर जो है, अब ऐसा समझिए कोई पर्सन है, उसने अपनी लिविंग विल नहीं लिखी पर वो बीमार पड़ गया और वो ऐसी कंडीशन में है कि वो पैसिव यूथनेशिया उसको दिया जा सकता है, तो आप उसको कैसे दोगे पैसिव यूथनेशिया? उसने तो लिविंग विल लिखी नहीं। तो उसके लिए उसका जो भी टेक केयर करने वाला होगा या उसको गार्जियन होगा, वो ये लिविंग विल के लिए डिक्लेयर कर सकता है स्टेटमेंट कि हाँ जी पैसिव यूथनेशिया हम कहते हैं कि दे दीजिए पेशेंट को और खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत सफर कर रहा है। लेकिन इसके लिए जो भी पर्सन ये लिखेगा लिविंग विल, उसको गैजेट ऑफिसर का परमिशन, टेस्टिमोनी जो है वो लेनी होगी, उसके बिना ये सब नहीं होगा। और एक से ज्यादा गार्जियन या बहुत क्लोज रिलेटिव जो है उसका नाम डॉक्यूमेंट के अंदर होना चाहिए। पेशेंट जो है वो एडवांस डायरेक्टिव जो है अपने डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के पार्ट के तौर पे भी खुद से इनकॉर्पोरेट कर सकता है, जैसे जिंदा होते हुए उसने ये इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसके अलावा जो बोर्ड बनेगा फिर वो इसको वेरीफाई करेगा कि ये सच में लिविंग विल जो है ये सही है या फिर फेक बनाई गई है उस पर्सन को केवल मानने के लिए। जहां पे एडवांस डायरेक्टिव नहीं होगा वहां पे पीएमबी जो है, यहाँ पे लिविंग विल बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे जो बोर्ड होगा वो फैमिली के फिजिशियन के साथ डिस्कस करेगा कंडीशन, फिर डिसीजन लेगा। रिटन कंसेंट के हिसाब से पीएमबी जो है वो 48 घंटे के अंदर जो कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है, क्या सच में पैसिव यूथनेशिया देना है नहीं देना, वो डिसाइड कर लेगा। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अमेंडमेंट के बारे में। 2005 के ये अमेंडमेंट रूल है। 77th एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो मीटिंग हुई है उसमें इन रूल को अमेंड करने की फिर से बात की गई है। देखिए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो है ये इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशन का सक्सेसर है। ये एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जिसमें कंट्री के राइट ऑब्लिगेशन क्या है हेल्थ इवेंट को लेकर उसकी डेफिनेशन दी गई है और 194 WHO के मेंबर स्टेट इसके पार्ट हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है, साथ में लिechtenstein और हॉलीसी नाम के कंट्री भी इसके पार्ट हैं। अमेंडमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि एपिडेमिक पैंडेमिक बहुत सारे हुए जैसे एबोला, कोविड-19, तो अब चीजें बदल गई हैं पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस को लेकर, रिस्पॉन्स को लेकर, इसीलिए अमेंडमेंट की बात हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज जो है उनको डिसाइड करना। ये पैंडेमिक इमरजेंसी को डिफाइन करते हैं एज अ कम्युनिकेबल डिजीज और ये बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में फैली होनी चाहिए, इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी एक एस्टैब्लिश किया जाएगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज आपस में इस टाइम पे पैंडेमिक के टाइम पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। स्टेट पार्टी कमेटी इसके चलते सेटअप की जाएगी। नेशनल लेवल की IHR अथॉरिटी भी बनाई जाएंगी जो रेगुलर तरीके से एक दूसरे से अलग अलग कंट्रीज में कोऑर्डिनेट करेंगी ताकि ये पैंडेमिक वाली समस्या होने ना पाए। न्यूट्रिशन और सैनिटेशन में बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ ने रिलीज किया है, जो कि एनजीओ है आयरलैंड और जर्मनी से। आयरलैंड से है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी से है वर्ल्ड हंगर लाइफ। ग्लोबल फाइंडिंग देखें तो हंगर लेवल 42 कंट्रीज में अलार्मिंग लेवल पे है। अगर हम चाहते हैं 2030 तक जीरो हंगर लेके आना तो इन कंट्रीज में वो पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे GHI का स्कोर 18.3 है जो कि मॉडरेट हंगर में आता है। जेंडर इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, हंगर तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। विमेन और गर्ल जो है वो टिपिकली फूड इनसिक्योरिटी और मैलन्यूट्रिशन से सबसे ज्यादा फेस करती हैं क्लाइमेट इमरजेंसी की कंडीशन में। अब रैंक अगर देखें तो 105 रैंक है इंडिया का 127 कंट्री से और इंडिया सीरियस हंगर कैटेगरी में आता है। स्कोर इंडिया का 27.3 है। चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग इंडिया में बहुत ज्यादा है। जो भी अंडर द एज ऑफ 5 है बच्चे यहाँ पे, उनमें 18.7% से ज्यादा ऐसे हैं जो चाइल्ड वेस्टिंग
का शिकार हैं, 35.5% है जो स्टंटेड है, उससे ज्यादा इनफेक्ट। मैटरनल हेल्थ में अगर देखा जाए तो मैटरनल जो आपका मेल न्यूट्रिशन है वो इंडिया में काफी ज्यादा है। उसके बाद बच्चे जो है उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैरामीटर्स हैं चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी हाइट जो है उनकी एज के हिसाब से बहुत कम है, इसको 1/6 वेट दिया जाता है कैलकुलेशन में। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो कि लो वेट है अपनी हाइट के कंपैरेटिवली। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब वो बच्चे जो 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। अंडर नरिशमेंट का मतलब कि बच्चों को इनसफिशिएंट कैलोरी जो है वो नहीं मिलती है, खाने को अच्छा खाना नहीं मिलता। यहाँ पे जीएचआई की कैटेगरी दी गई है, अगर स्कोर 9.9 से कम है तो हंगर इंडेक्स में मतलब आप ऐसे समझिए हंगर बहुत कम है उस एरिया में। अगर स्कोर 10 से 19 के बीच में है तो मॉडरेट हंगर है, 20 से 34 है तो सीरियस हंगर है, 35 से 49.9 है तो अलार्मिंग हंगर है, 50 से ज्यादा वैल्यू है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग हंगर है। कौन सी इनिशिएटिव इंडिया के अंदर हंगर को टैकल करने के लिए लिए गए हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में फूड ग्रेन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट 80 करोड़ लोगों को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो विमेन होती हैं जब उनका पहला चाइल्ड होने वाला होता है बर्थ पे, उनको 5,000 रुपया दिया जाता है ताकि वो अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा सके बच्चा होने के बाद। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में क्या किया जाता है? एवरेज डेली डाइट बच्चों को स्कूल में दी जाती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है ये राइट टू फूड को स्टैट्यूटरी राइट मानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ईट राइट मूवमेंट इंडिया ने चलाया था ताकि हम लोग बाहर का ना खाएं। ये सब इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पे कौन से लिए गए हैं? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, 1961 में इसको सेटअप किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड वाइड हंगर के खिलाफ काम करना। यूनाइटेड नेशन का फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम रोल प्ले करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने डिक्लेयर किया जीरो हंगर को लेकर। रोम डेक्लेरेशन है न्यूट्रिशन के ऊपर जिसमें हम हंगर को इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, हर तरीके का माल न्यूट्रिशन एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। जीरो हंगर चैलेंज इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल का जिसमें कंट्रीज को इन्वाइट किया जाता है ताकि फ्यूचर में वो काम कर सके हंगर को कंट्रोल करने को लेकर। ग्लोबल अलायंस है हंगर और पॉवर्टी के खिलाफ, ये अलायंस G20 लीडर समिट 2024 में ब्राजील में डिक्लेयर किया गया जिसमें हंगर और पॉवर्टी को खत्म करने के लिए एफर्ट्स को एक्सेलरेट करने की बात की गई है। पॉलिसी बास्केट इसमें डिक्लेयर की गई है जिसमें डिफरेंट पॉलिसीज डाली गई हैं और इसमें पार्टनरशिप और फाइनेंस जो है उसको मोबिलाइज किया जाएगा ताकि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हंगर के खिलाफ और मजबूत बनाए जा सके। 3 पिलर्स हैं इसमें, नेशनल, फाइनेंशियल और नॉलेज का पिलर। 91 कंट्रीज पार्ट है, इंडिया भी इसका मेंबर है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में है स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये दरअसल रिपोर्ट आपकी 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ने निकाली है। यूएन की फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और WHO। अब इस रिपोर्ट में जो मेन फोकस था वो था फाइनेंस देना हंगर को एंड करने के लिए, फूड इनसिक्योरिटी को एंड करने के लिए। पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके का फाइनेंस आएगा और उसको यूटिलाइज किया जाएगा अच्छा फूड बनाने के लिए, सेफ फूड डेवलप करने के लिए। स्टेटस में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड जो है अभी भी बहुत दूर है जीरो हंगर को अचीव करने को लेकर। अब ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की बात करें तो इन्होंने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस डिक्लेयर की है जो एनुअली फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू जारी भी की जाती है। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस 2016 में यूरोपीय यूनियन ने लॉन्च किया था। ये यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर उन्होंने लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था बेटर तरीके से इनिशिएटिव पार्टनरशिप डेवलप करना फूड क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ शामिल होते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने निकाली है और ये दरअसल रैप के साथ, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम के साथ मिलकर निकाली गई है। अब ये इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसमें ग्लोबल और नेशनल लेवल पे फूड का जो जनरेशन होता है और जो फूड वेस्ट किया जाता है उस सबको असेस किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 के 2 इंडिकेटर्स जो है इसमें यूज किए जाते हैं इसको वो करने के लिए, रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला जो इंडेक्स है वो है फूड लॉस इंडेक्स, जिसमें देखा जाता है कि फूड लॉस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि फूड जब उग जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद भी उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए। इसको मैनेज कौन करता है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है आपका फूड वेस्ट इंडेक्स, इसमें देखा जाता है कि पर कैपिटा फूड जहां पे अवेलेबल है वहां पे फूड कंज्यूमर लेवल पे लोगों के पास पहुंचकर फूड कितना वेस्ट होता है, इसको कौन देखता है? इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम देखता है। आगे बात करेंगे नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट के बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको जारी किया है और साथ में हेल्थ केयर फॉर ऑल को प्रमोट भी किया है। इसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी के लिए लॉन्च किया गया है और ये इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को फॉलो भी करता है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हेल्थ की हमारी फैसिलिटी पब्लिक लेवल पे कैसी होनी चाहिए उसकी मॉनिटरिंग करके उसमें डाटा अपडेट किया जाता है। स्पॉट फूड लाइसेंस इनिशिएटिव एक इंस्टेंट लाइसेंस जारी करने वाला इनिशिएटिव है जिसमें पैन इंडिया लेवल पे अगर आप फूड सेफ्टी और कंप्लायंस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपको ये लाइसेंस जो है वो मिल जाता है। ठीक है,
ग्लोबल अलायंस फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन की बात करेंगे। इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च करी, द केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशियस फूड वैल्यू चेन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जेंडर इम्पैक्ट, जिसमें बोला गया कि न्यूट्रिशन का इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्री फूड सेक्टर में कितना जरूरी है अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करना चाहते हैं। आपकी जो गायन है ये स्विस बेस्ड एनजीओ है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2002 में लॉन्च किया गया था। ये मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस करता है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें पब्लिक पार्टनरशिप और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी न्यूज में? सबसे पहले यूएन वुमेन की बात करेंगे, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये यूएन जनरल असेंबली ने 2010 में क्रिएट की थी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। इनकी 4 प्रायोरिटी है, विमेन को पार्टिसिपेट करवाना गवर्नेंस के सिस्टम में, उनकी इनकम सिक्योरिटी इंश्योर करना, वायलेंस उनके खिलाफ रोकना, साथ में सस्टेनेबल पीस डेवलप करना विमेन के लिए। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये 1946 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सेटअप की थी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोवाइडर भी थी ये वैक्सीन को लेकर। इसके अलावा ये ह्यूमैनिटेरियन वेयर हाउस जो है वो बनाती है बच्चों के लिए, उनका टेक केयर करने के लिए, बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड को ये सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन सर्विस बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वायलेंस को रोकते हैं उनके खिलाफ, क्लाइमेट चेंज का उन पर नेगेटिव इंपैक्ट ना हो पाए वो टेक केयर करते हैं। इनकी रिपोर्ट में स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट आती है। 1965 में यूनिसेफ को नोबेल प्राइज फॉर पीस भी दिया गया था। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 1969 में इसको बनाया गया। ये यूनाइटेड नेशन की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है। और यूएनएफपीए या फिर यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी जो है ये इनकी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इसका ऑब्जेक्टिव है फैमिली प्लानिंग करना, मैटरनल हेल्थ का टेक केयर करना, जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोकना, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज जो है उसके खिलाफ काम करना। ये 3 मेन ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट या कैटेगरी में काम करती है। सबसे पहले तो जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, यानी कि माओ की मृत्यु दर को कम करना, जीरो करना। फैमिली प्लानिंग जो है उसको इस तरीके से करना कि उस मतलब फैमिली प्लानिंग के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो सकें। जीरो एंड अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, जीरो जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसके बाद फंडिंग की बात करें तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से डोनर, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से इनको फंड मिलता है। ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की पॉलिसी मेकिंग में भी मदद करती है। इनकी पब्लिकेशन है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जो है इन्होंने इनकी अगर बात की जाए तो उसको अडॉप्ट किया गया था कायरो में 1994 में। 179 गवर्नमेंट्स ने इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया था। ये दरअसल पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए काम करते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स जो भी होगा विमेन का उसके लिए काम करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। साथ में पॉपुलेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनके लिए भी ये कॉर्नरस्टोन होते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, हंगर के खिलाफ काम करती है। 1945 में सेटअप की गई थी। इंडिया इसका मेंबर है, यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। ये न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इन सब पे काम करती है। रूरल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है। इसके कुछ इनिशिएटिव हैं जैसे कि एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स है, 96 में निकाला गया था। इसमें मंथली लेवल पे जो भी बास्केट ऑफ फूड कमोडिटी में प्राइस चेंज होता है ना, ये उसको मेजर करते हैं। ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम, ये भी एफएओ का वर्ल्ड फूड फोरम 2024 के दौरान लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है, जिसमें ये फोकस करते हैं फैमिली ग्लोबल लेवल पे एक तरीके से फार्मिंग को एक नए स्तर पे लेके जाने की। हैंड इन हैंड इनिशिएटिव जो है ये एग्री फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है। इनका ग्रीन सिटी इनिशिएटिव जो है ये रिजिलियंट 1000 सिटीज को 2030 तक बनाने की बात करता है। फिर इनका गिहाज सिस्टम है जिसको ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो भी आपके बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज सिस्टम है, या कह लीजिए बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। जैसे इंडिया के अंदर गियास की साइट्स हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम कोरापुट के अंदर, फिर सैफरन हेरिटेज मतलब जो केसर उगाया जाता है कश्मीर में उनकी साइट्स होगी, कुतनाद हो गया जहाँ पे समुद्र स्तर से नीचे जाकर फार्मिंग की जाती है। उसके बाद कुछ अदर इनिशिएटिव में वसाग इनिशिएटिव है जिसको ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन वाटर सिक्योरिटी स्कैरसिटी इन एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप इनकी, ग्लोबल एक्शन ऑन ग्रीन डेवलपमेंट एंड ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर 2024 है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करेंगे, हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसको 1961 में सेटअप किया गया था। ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन का मिलकर चलाया गया प्रोग्राम है। ये लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो कि दरअसल इमरजेंसी के टाइम पे लाइफ को सेव करने की बात करती है। 120 से भी ज्यादा कंट्रीज इसके पार्ट हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। ये एंटायरली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से अपना पैसा लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इनको पैसा दे देती है, प्राइवेट इंडिविजुअल इसको पैसा दे देते हैं। फिर WFP जो है ना, इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था 2020 में। रिपोर्ट्स है कुछ इनकी, जैसे ग्लोबल रिपोर्ट होगी ऑन द फूड क्राइसिस,
इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में ये 1963 से काम कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस, ये इनका ही एक इनोवेटिव प्रोग्राम था जिसमें अन्न पूर्ति नाम का इनिशिएटिव इन्होंने निकाला। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम अनाज देते हैं ना राशन कार्ड से, ये उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए प्रोग्राम इन्होंने निकाला था। फिर गवर्नमेंट का जो फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको फोर्टिफाई करना, उसमें आयरन वगैरह डालना, फॉलिक एसिड डालना, सॉरी आयरन डालना, B12 डालना, विटामिन, ठीक है, ये सब डालना, ये सब इन्हीं का इनिशिएटिव था। मिड डे मील स्कीम में बच्चों को जो अनाज दिया जाता है उसको फोर्टिफाई करना। फूड इनसिक्योरिटी का मैपिंग और मॉनिटरिंग का भी प्रोग्राम इन्होंने लाया था। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में इनका हेडक्वार्टर है। 1975 में इसको सेटअप किया गया था। ये रिसर्च सेंटर है कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का। इफ्प्री जो है वो रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ताकि पॉवर्टी हंगर को रिड्यूस किया जा सके। 5 इंपैक्ट एरिया में काम करता है, न्यूट्रिशन हेल्थ में, पॉवर्टी रिडक्शन में, इन्वायरमेंटल हेल्थ में, जेंडर इक्वालिटी में और क्लाइमेट मिटिगेशन में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2006 में जनरल असेंबली जो है यूएन की, उन्होंने इसको बनाया था और इन्होंने यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को रिप्लेस किया। मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से पहले ये आपका कमीशन हुआ करता था। ये मेन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन में जो ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। 47 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर है। ये ह्यूमन राइट्स को लेकर जितनी भी डिक्लेरेशन है ना उनको इंप्लीमेंट करती है एक तरीके से। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट की बात करें तो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये यूएन जनरल असेंबली के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया 1993 में रेजोल्यूशन 48/141 को अचीव करते हुए। इसको वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम फॉर एक्शन जो है उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था, क्योंकि 1993 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता है ह्यूमन राइट का जहां पे इसका रिकमेंडेशन आया था। इसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट भी कहते हैं और ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ह्यूमन राइट के सेक्रेटेरिएट के तौर पे भी काम करता है। उसके अलावा ये वर्ल्ड कमिटमेंट देता है ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करने की, साथ में लोग अपने हक को, ह्यूमन राइट्स को पूरी तरीके से एंजॉय कर पाए, ये उसको भी इंश्योर करता है। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के तौर पे सेटअप किया गया था और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए 1993 में इसका सेटअप हुआ था। इसका नाम बदलकर 2016 में रखा गया है और ये इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल ह्यूमन राइट के जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ मिलकर ये काम करती है। 120 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ये ना जो नेशनल लेवल के ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है उनको स्टेटस देती है। जैसे ए स्टेटस दिया तो मतलब इनकी रेगुलेशन को वो कंट्री पूरे तरीके से मानता है, फुल कंप्लायंस है। अगर बी स्टेटस दिया तो पार्शियल कंप्लायंस है, ठीक है। और ये कैसे फॉलो करके ये वो देती है, टैग देती है, क्रेडिट देती है, पेरिस प्रिंसिपल्स का फ्रेमवर्क अगर वो कंट्री फॉलो कर रहा है तभी उसको ये ए स्टेटस और बी स्टेटस जो है वो दिया जाता है। पेरिस प्रिंसिपल एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जो हर एक कंट्री के नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होगा अगर वो चाहते हैं कि ह्यूमन राइट लोगों का वायलेट ना हो पाए। और ये डिफरेंट यूएन एजेंसीज के साथ मिलकर काम करता है। यूएनडीपी हो गया, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट हो गया। ह्यूमन राइट्स कमेटी की बात करेंगे, ये कमेटी जो है इसमें 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो है वो शामिल है। इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को इंप्लीमेंट करने वाली ये कमेटी है। ये जो आपका इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट है ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। 1966 में ये आपकी ट्रीटी जो है अडॉप्ट की गई थी। इसमें राइट टू फ्री मूवमेंट, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारे पैरामीटर्स की बात की गई है। इसमें 174 मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका स्टेट पार्टी है। दरअसल ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ा हुआ है। साथ में इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट से भी जुड़ा हुआ है। HRC जो है ह्यूमन राइट ट्रीटी बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। ऑब्जेक्टिव वही है, जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन की उसको रिपोर्ट सबमिट करना ह्यूमन राइट्स को लेकर, सिविल और पॉलिटिकल राइट लोगों के इंश्योर करना। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी की बात करें तो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको पहले ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी कहा जाता था। इसको 1950 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सेटअप किया गया था। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन, 1967 का प्रोटोकॉल उसको इंप्लीमेंट करते हैं। रिफ्यूजी की टर्म को डिफाइन भी करते हैं। नोबेल पीस प्राइज इनको 2 बार मिल चुका है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है माइग्रेशन की फील्ड के लिए। यूनाइटेड नेशन सिस्टम का ही पार्ट है। 1951 में सेटअप की गई थी। ये माइग्रेशन के दौरान लोगों का टेक केयर करना, उनकी लाइफ बचाना, प्रोटेक्ट करना, उन पे काम करती है। 175 मेंबर है, इंडिया भी इसका पार्ट है। और इनिशिएटिव में देखें तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन 2018 में ये इनिशिएटिव लेके आए थे। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट ये उसका पार्ट है। पहली इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट थी ये जो नॉन बाइंडिंग थी, लेकिन इसमें माइग्रेशन से रिलेटेड लोगों के प्रोटेक्शन की बात की गई थी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लान लेके आए माइग्रेशन को लेकर 2024 से 28 तक का, ताकि लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट की जा सके। माइग्रेशन के दौरान लोगों का डेथ नहीं होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वो क्यों कर रहे हैं उसके कारण को समझना जरूरी है। ग्लोबल अपील 2025 में इन्होंने किया रिफ्यूजीज और डिस्प्लेड पर्सन के सोल्यूशन को लेकर।
कुछ फोकस एरियाज हैं इनके, जैसे कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज, ऑल्टरनेटिव टू डेंजरस जर्नी, डंकी लगा के जाते हैं ना लोग, उसको रोकना, उनको समझाना, फिर उनके एरिया से वो क्यों जा रहे हैं उसको टेक केयर करना, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम करना, ताकि ये माइग्रेशन की चीजें जो है ये हो ना पाए। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की बात करें तो हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। ये 1947 में इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट के तौर पे सेटअप किया गया था। 1976 में इसका नाम एस्केप कर दिया गया। ये इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एशिया पैसिफिक रीजन में लाने की बात करता है। यूनाइटेड नेशन के 5 रीजनल कमीशन है, उनमें से एशिया पैसिफिक के लिए ये आपका रीजनल कमीशन है। इसके 53 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। एशिया और पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 इनके द्वारा निकाली गई है। मिसलेनियस में बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप की। रिसेंटली उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, उसमें उन्होंने बोला कि लिव इन रिलेशनशिप को 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप लॉ और कस्टम से गवर्न नहीं किए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जगह पे लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र किया है। जैसे कुछ केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, माधुरी प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल माने जाएंगे अगर वो लीगल कंसेंट और एज और मेंटल कैपेसिटी से किए गए हैं। ललिता टॉपू के केस में बोला कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है लिव इन रिलेशनशिप में तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के चलते उसको सुना जाएगा। भारत माता के केस में बोला गया कि अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको लेजिटिमेट दर्जा दिया जाएगा, प्रॉपर्टी में शेयर दिया जाएगा। इंदिरा शर्मा बोला कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो इलीगल नहीं है अगर दोनों पार्टनर्स अनमैरिड हैं, लेकिन तब भी वो म्यूचुअल तरीके से रह रहे हैं तो वो बिल्कुल ओके है। ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2024 की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने इसको रिलीज किया है। ये खेलो इंडिया स्कीम, टारगेट ओलंपिक, पोडियम स्कीम, इन सारे इनिशिएटिव्स के बाद लॉन्च की गई है। देखिए ये पॉलिसी जो है ये 20 साल पहले जो है वो बनाई गई थी, उसको थोड़ा सा चेंज करिए, कॉम्प्रिहेंसिव किया गया इस पॉलिसी को, ताकि स्पोर्ट्स की फील्ड में और अच्छा इंडिया से करवाया जा सके, स्पोर्ट्स को नेशन बिल्डिंग के लिए यूज किया जा सके, विकसित भारत और ज्यादा बनाया जा सके। 5 पिलर है। सबसे पहले ग्लोबल स्टेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर इनहांस करना, हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आना, स्पोर्ट्स के सेक्टर में टूरिज्म प्रमोट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सोशल डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स को लेके आना, क्योंकि स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जरूरी है। स्पोर्ट्स अ पीपल मूवमेंट, जिसमें लोगों को शामिल किया जाएगा, फिटनेस रैंकिंग दी जाएगी डिफरेंट कंट्रीज को, मैराथन करवाई जाएंगी, हार्मोनाइज करना हमारी स्पोर्ट पॉलिसी को एजुकेशन पॉलिसी के साथ। डोपिंग इन स्पोर्ट्स की बात करेंगे। इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डोपिंग ऑफेंडर पाए जाते हैं अगर देखा जाए, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का कहना है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? किसी बैंड, आर्टिफिशियल, इलीगल सब्सटेंस को कंज्यूम करना स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान, ताकि आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो सके। ठीक है, डोपिंग जो है इसमें ऑक्सीजन कई बार बढ़ा दी जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा के, तो ये सारी एक्टिविटीज प्रोहिबिट की गई हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। ये एजेंसी आपकी, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 1999 में इसको सेटअप किया गया था और ये फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था डोपिंग के ऊपर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा स्विट्जरलैंड के अंदर, तब इसके बाद ये आपका एजेंसी बनाया गया। ये लोजेने डिक्लेरेशन ऑन डोपिंग इन सपोर्ट के बाद, मतलब इस डिक्लेरेशन के बाद आपका बनाया गया एजेंसी है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि ओलंपिक मूवमेंट के ऊपर काम करती है, इक्वल तरीके से सबको चांस देती है। कोई भी डोपिंग का एक्टिविटी होता है तो इनके अंतर्गत रजिस्टर करके उसकी क्वेरी की जाती है। अब एफर्ट्स कौन से लिए गए हैं डोपिंग को रोकने के लिए इंडिया के अंदर? नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट है 2022 में हमारा लाया गया, इसके चलते नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बनाएगी जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के चलते, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंतर्गत ये काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड को फॉलो भी करती है। इसको रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पर 2005 में सेटअप किया गया था। इसके कुछ इनिशिएटिव हैं जैसे कि पीड्स इनिशिएटिव, प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट हो गया। फिर सरादो इनिशिएटिव, जिसमें साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। एंटी डोपिंग का हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन जो है वो ये कंडक्ट करवाते हैं। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है वो भी डोपिंग के खिलाफ चार्ज लगाता है। यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट 2005 में आपके अडॉप्ट की गई थी पेरिस फ्रांस में, और ये प्रिवेंट करती है डोपिंग को खेल में, और इंडिया जो है इसने साइन भी किया इस कन्वेंशन को, रेटिफाई भी किया है। ये इकलौती इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि डोपिंग के लिए काम करती है खेलों की एक्टिविटी में। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज में मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन की बात करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म जो है एजुकेशन में उसको प्रमोट करने की बात की गई। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेटिंग एंड एकेडमिक राइटिंग। इसमें क्या है? हाई क्वालिटी का स्टडी मटेरियल नेटिव या लोकल लैंग्वेज में भी मिलना शुरू हो जाएगा। यूजीसी इसको और साथ में भारतीय भाषा संहिता मिलकर इसको प्रमोट कर रहे हैं। फिर आपका बहुभाषा शब्दकोश जो है ये डिक्शनरी है अलग अलग भाषाओं की। रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर भी प्रमोट किया गया है, क्योंकि देखिए जैसे कोई एमबीबीएस करता था, बीटेक करता था, इंग्लिश में ही कर सकते थे ना, वही लैंग्वेज थी, लेकिन अब मल्टीलिंगुअलिज्म के तहत बहुत सारी डिग्रीज को लोकल नेटिव लैंग्वेजेस में इवन और भाषाओं में भी प्रमोट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट नमन की बात करेंगे। इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श सेंट्रिक कॉमन सर्विस सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा। ये दरअसल एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स सर्विस होगी डिफेंस के पेंशनर्स को, वेटरन्स को और उनकी फैमिलीज को।
फर्स्ट डिजिटल पेंशन सिस्टम है, जिसमें पेंशन अगर डिफेंस के पेंशनर्स को जा रही है, डिफेंस एम्प्लॉयज को, तो उसका प्रोसेस सब जो है वो ऑनलाइन किया जा सकता है। और अगर ऑनलाइन उनके पास कोई प्रोसेस नहीं है तो विलेज लेवल पे आपके कम्युनिटी सर्विस सेंटर जो खोले हैं वहां से वो सारा इनिशिएटिव जो है वो करवा सकते हैं। साथ ही 1.0 इनिशिएटिव की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ये डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के लिए लाया गया है, जैसे एससी, ट्रांसजेंडर। ये उनको लीगल सपोर्ट देता है और ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सिनर्जी बनाता है, सोशल जस्टिस इंश्योर करता है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल की बात करेंगे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। ये डाटाबेस तैयार करता है एमबीबीएस रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के चलते मैंडेटरी है इस रजिस्टर को मेंटेन करना, और ये आधार आईडी जो होगी डॉक्टर की उसके साथ लिंक किया जाएगा। बाद में स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ भी इसको लिंक किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए कि डॉक्टर सच में है या फर्जी तो नहीं है। एनएमसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2020 में सेटअप की गई थी। इससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता था। इनका ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन देना। ये पॉलिसी भी बनाते हैं मेडिकल एजुकेशन को लेकर, गाइडलाइन भी बनाते हैं कि कैसे प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन जो है वो वर्क करेगा। इसके अलावा रिक्वायरमेंट जो भी है हेल्थ केयर में उसका असेसमेंट रेगुलर ये करते रहते हैं। इसी के साथ हमारा सोशल इश्यूज का भी जो पीटी का मैगजीन है वो खत्म होता है। जल्द ही आपका जो नया पीटी 365 का मैगजीन आएगा। आई थिंक अभी साइंस एंड टेक बचा हुआ है, जैसे ही वो आएगा उसको भी हम जल्दी कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।